चैप्टर 51 रूह का डेविल से सामना। पंखू जब उस इंसान की तरफ देखती है जिसने उसको रोका था तो वहाँ कोई और नहीं बल्कि अरु खुद होता है। अरु को देख पंखू अरु से डरते हुए कहती है, अरु अच्छा हुआ तुम आए, प्लीज़ प्रिंसेस को रोको, वो उन लोगों की तरफ जा रही है। डेविल्स को अब तक परी के बारे में पता नहीं है तो ऐसे में वो बच्ची को हार्म भी कर सकते हैं। तभी अरु पंखू की तरफ देख उससे कहता है, भाभी सच कहूँ तो मुझे यही देखना है और मैं इसीलिए यहाँ हूँ। वो लोग परी को कुछ नहीं करेंगे और अगर उन्होंने मेरे बच्चे को इतनी सी खरोच भी पहुंचाई तो मेरे से बुरा उनके लिए कोई नहीं होगा। इतना कहकर वो दोनों उस तरफ देखते हैं जहां अभी रो खड़ी होती है। रो का ध्यान इस बात पर बिल्कुल नहीं होता कि उसके आगे क्या है। रो जब अपनी ख्याली दुनिया से बाहर आती है और आगे की तरफ देखती है तो उसके आगे का नज़ारा देखकर उसकी आंखें फटी की फटी ही रह जाती है। रो देखती है कि उसके आगे उससे थोड़ी दूरी पर 6 लोगों का एक ग्रुप है जिसमें 3 लड़के और 3 लड़कियां हैं जो करीब करीब 20-23 साल की उम्र के होंगे। वैसे तो दिखने में वो तीनों लड़के काफ़ी हॉट एंड हैंडसम लग रहे थे पर हमारे हॉट एंड सेक्सी बॉय अरूप से ज़्यादा नहीं। वो तीनों लड़कियां भी बहुत सुंदर थी पर रूह जितनी नहीं। तभी रूह ने देखा कि कैसे वो लोग कुछ स्टूडेंट्स को बुली कर रहे होते हैं और सब स्टूडेंट्स उनसे मिन्नतें कर रहे होते हैं कि वो उन्हें छोड़ दे पर वो लोग शायद इस मूड में नहीं होते। उन्हें देख रूह की सांसें तेज हो जाती है और उसके दिल की धड़कन भी बढ़ जाती है। रूह उनकी तरफ देख खुद से ही कहती है, इससे पहले कि इनका ध्यान मेरी तरफ जाए यहाँ से निकलो रूह वरना तुम्हारी खैर नहीं। इतना कहकर रूह पीछे मुड़ती है और वहां से जाने ही वाली होती है कि उसकी बदकिस्मती से उस ग्रुप में से एक लड़की का ध्यान रूह पर पड़ता है और वो रूह की तरफ देख उससे कहती है, रुको वही। उस लड़की की आवाज़ सुन रूह का दिल उसके गले में आ जाता है और सारे के सारे स्टूडेंट्स रूह की तरफ ही अफसोस भरी नज़रों से देखने लगते हैं। तभी उस ग्रुप से एक लड़का अपनी रुड और स्ट्रिक्ट आवाज़ में रूह से कहता है, टर्न अराउंड एंड कम हियर। उस लड़के की बात सुन रूह कांपते हुए उनकी तरफ मुड़ती है और धीरे धीरे आगे बढ़ती है। रूह के माथे पर पसीना आ जाता है और ये सब देखकर पंखू भी बहुत घबरा जाती है और अरु से कहती है, अरु बेबी डर रही है, प्लीज़ डू समथिंग, मैं उसे ऐसे नहीं देख सकती। पंखू की बात सुनकर अरु उससे कहता है, देख तो मैं भी नहीं सकता भाभी पर उसे स्ट्रॉन्ग तो बनाना होगा ना। कब तक हम उसे एक शेल में बंद करके रखेंगे। मैं अपने बच्चे को फिजिकली और मेंटली इतना स्ट्रॉन्ग बनाना चाहता हूं कि आगे चलकर उसे किसी की ज़रूरत ना पड़े और वो खुद अकेली ही काफ़ी हो कोई भी सिचुएशन हैंडल करने के लिए। ये तो उसका बस छोटा सा टेस्ट है और यहाँ आप हो, मैं हूं तो उसे कोई खतरा नहीं है पर जब कभी हम उसके साथ नहीं होंगे तब क्या करेगी वो? ऐसे ही डर जाएगी क्या? मुझे पता है ये ना आप चाहते हो और ना ही मैं, तो अभी जो हो रहा है होने दो और मुझे यकीन है कि मेरे बच्चे के साथ कुछ भी बुरा नहीं होगा क्योंकि बाबाजी उसके साथ है। अरु की बात सुनकर पंखू को भी ये एहसास होता है कि अरु बिल्कुल ठीक बोल रहा है और वो भी चुपचाप अरु के पास खड़े रहकर सब देखने लगती है। दूसरी तरफ रूह उन लोगों के आगे आकर खड़ी होती है। तभी उस ग्रुप से 2 लड़कियां रूह की तरफ आती है और उसमें से एक लड़की रूह से पूछती है, नए स्टूडेंट्स हो क्या आप? क्योंकि हमने आपको यहाँ पहले देखा नहीं। इन विच क्लास यू आर और आपकी एज क्या है? बिल्कुल छोटे से हो आप, 10-12 साल के हो क्या? तभी रूह डरते हुए उस लड़की को बताती है, मैं फर्स्ट ईयर में हूँ और मेरी एज 17 साल है दी। रूह की बात सुनकर उस ग्रुप के तीनों लड़के भी रूह की तरफ आते हैं और तभी उनमें से दूसरा लड़का रूह से कहता है, लिटिल बनी, आप हमसे झूठ बोल रहे हो। आपको पता है कि आपको इसके लिए भारी कीमत भी चुकानी पड़ सकती है। उस लड़के की बात सुनकर रूह उन सब की तरफ देखते हुए अपना क्यूट सा फेस बनाती है और फिर उस लड़के की तरफ देख उससे कहती है, नहीं मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ सच्ची, क्योंकि मुझे पता है कि झूठ बोलना इज़ बैड थिंग जिसके लिए बाबाजी मुझे पनिशमेंट भी दे सकते हैं और अच्छे बच्चे झूठ नहीं बोलते। तो मैं भी झूठ नहीं बोलती, आप मुझ पे यकीन कर सकते हो। रूह की बात सुनकर उन तीनों लड़कों में से एक लड़का अपने ग्रुप से कहता है, गाइड शी इज़ सच अ क्यूटेस्ट बेबी। नहीं, वो लोग भी उस लड़के की बातों से सहमत होते हैं। तो अभी मैं आपको उस ग्रुप का इंट्रो करा देती हूँ क्योंकि इससे आपको पढ़ने में दिक्कत नहीं होगी। तो ये कोई और नहीं डेविल्स ही होते हैं जिनसे पूरी कॉलेज डरती है। डेविल्स के लीडर का नाम वेद है और वेद के अलावा इस ग्रुप में युग और समक्ष अक्ष भी है। वेद और युग दोनों सगे भाई होते हैं और अक्ष उनका चचेरा भाई है और लड़कियों में सांझ, आकृति, कृति और आस्था होती है। इनकी जोड़ियाँ कुछ इस तरह से है, वेद सांझ, युग कृति, अक्ष आस्था। वैसे तो वेद काफ़ी रूड होता है पर जब वो रूह की क्यूट सी शक्ल देखता है तो वो भी उसकी मासूमियत की वजह से पिघल जाता है। वेद रूह की छोटी सी नाक खींचते हुए अपनी बहुत ही सॉफ्ट सी आवाज़ में उससे कहता है, आप तो बहुत ज़्यादा प्यारे हो और अगर हम में से किसी ने भी इस प्यारे से बेबी को परेशान किया तो बाबाजी हमें बुरी वाली पनिशमेंट दे देंगे क्यों गाइज? डेविल्स के बाकी मेंबर्स भी वेद की बातों से सहमत होते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ वहाँ जितने भी स्टूडेंट्स मौजूद होते हैं वो वेद की इतनी नर्म आवाज़ सुनकर सदमे में चले जाते हैं क्योंकि वेद और साथ में युग और अक्ष भी उनकी गर्लफ्रेंडर्स और पंखू को छोड़कर किसी से भी सीधे मुंह बात तक नहीं करते हैं। और यहाँ वेद जो उस ग्रुप में सबसे रुतलेस इंसान है, रूह से इतने आराम से और सॉफ्टली बात कर रहा है।
वही जब पंखू ये सब देखती है तो उसका सारा डर भाग जाता है और उसके चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आती है। तभी अरु पंखू की तरफ देख उससे कहता है, देखा, इसीलिए मैंने आपको रोका था भाभी, क्योंकि मुझे पता है कि ये मेरी जान अपनी क्यूटनेस से बड़े हार्टलेस इंसान को पिघला सकती है। तो ये वेद और डेविल्स क्या चीज़ है। मेरा प्लान सक्सेसफुल हो गया भाभी, नाउ लेट्स गो, परी को डेविल्स से इंट्रो करवाना है। इतना कहकर अरु रूह और डेविल्स की तरफ जाता है और पंखू भी उसके पीछे पीछे जाती है। अरु जब रूह के पास आकर खड़ा होता है उसे देख डेविल्स के होश उड़ जाते हैं और सभी लड़कियां स्टूडेंट्स अरु को देखकर पागल हो जाती है। रूह का ध्यान अरु पर नहीं होता, वो अपनी पलकें झपकाते हुए सिर्फ डेविल्स की तरफ ही देख रही होती है। तभी वेद अरु की तरफ देख धीरे से कहता है, अरु भाई। वेद के मुंह से अरु का नाम सुनते ही रूह अरु की तरफ देखती है जो अभी डेविल्स की तरफ ही देख रहा होता है। शायद डेविल्स को ये गलतफहमी हो जाती है कि अरु रूह को डांटेगा और उस डर से वेद अरु से कहता है, भाई आप प्लीज़ इसे रूह डांटना मत, शी इज़ नॉट लाइक अदर गर्ल्स। अरु वेद की टांग खींचते हुए उससे अपनी सख्त आवाज़ में कहता है, अच्छा अब तू मुझे बताएगा। बहुत अच्छी तरह से जानता हूं मैं इस लड़की को। डेविल्स को अभी भी वही लगता है कि अरु रूह से चिढ़ रहा है। तभी आस्था अरु से कहती है, भाई जैसा आप सोच रहे हो ना, ये वैसी लड़की नहीं है, शी इज़ इनोसेंट, आप प्लीज़ इसे कुछ मत करना प्लीज़। तभी पंखू बीच में डेविल्स, रूह और अरु की तरफ देख उनसे कहती है, वी शुड टॉक अबाउट दिस इन माई कैबिन, तो लेट्स गो। एंड पंखू सभी स्टूडेंट्स की तरफ देख उनसे अपनी कोल्ड आवाज़ में कहती है, स्टूडेंट्स गो बैक टू यूवर क्लासेस, इट्स लेक्चर्स टाइम। पंखू की बात सुन सभी स्टूडेंट्स अपने अपने क्लासरूम में चले जाते हैं। तो वही डेविल्स अरु और रूह के साथ पंखू की कैबिन में चले जाते हैं। डेविल्स ग्रुप की तीनों लड़कियां अभी भी इस बात से डरी हुई होती है कि अरु रूह के साथ कुछ गलत ना कर दे, तो वही उन तीनों लड़कों को भी अरु से डर लगने लगता है। पंखू के कैबिन में आते ही अरु किसी बड़े राजा महाराजा की तरफ बड़े ही रौब से सोफे पर बैठ जाता है, तो वही पंखू भी उसकी बगल में बैठ जाती है। पर डेविल्स एक जगह पर खड़े होते हैं और उनके साथ रूह भी होती है। तभी अरु रूह की तरफ देख उससे कहता है, आप अपना बैग टेबल पर रखो और इधर आओ। किसी अच्छे बच्चे की तरफ अरु की बात मानते हुए रूह अपना बैग टेबल पर रख देती है और अरु की तरफ बढ़ती है। पर जैसे जैसे रूह अपना एक एक कदम अरु की तरफ बढ़ाती है वैसे वैसे डेविल्स की हॉटबीट तेज होने लगती है। रूह अरु के सामने आकर खड़ी हो जाती है और तभी अचानक से अरु रूह का एक हाथ पकड़कर उसे धीरे से अपनी तरफ खींचता है, जिसकी वजह से रूह अरु की गोद में गिर जाती है और उसे ऐसे देख डेविल्स डर जाते हैं। तो वही पंखू मुस्कुराती है। अरु रूह को ठीक से अपनी गोद में बिठाता है और फिर उसे पकड़कर उसके एक गाल पर किस करता है। ये सब देखने के बाद डेविल्स के पैरों के नीचे की जमीन हिल जाती है और वो सिर्फ उन दोनों को अपनी बड़ी बड़ी आंखों से देखने लगते हैं। तभी अरु रूह को गले लगाते हुए उससे पूछता है, ठीक है मेरा बेटा। रूह अपना सिर हिलाती है और उसके सीने पर अपना सिर रखकर पंखू से कहती है, दिदू आई मिस यू इन्ना सारा। रूह की बात सुनकर पंखू रूह से कहती है, अच्छा इतना मिस किया मेरी डॉल ने मुझे। कोई बात नहीं, अभी मैं यही हूं ना आपके पास। तभी अक्ष अपनी चुप्पी को तोड़ते हुए उन दोनों अरु और पंखू से पूछता है, ये सब क्या है। और एक मिनट भाई भाभी, आप इस क्यूटी पाई को जानते हो। तभी अरु रूह के एक गाल पर किस करता है और हंसते हुए अक्ष और साथ में उन पांचों की तरफ देख उनसे कहता है, हाय कनोहर, और सिर्फ मैं नहीं पूरी फैमिली जानती है इसे, क्योंकि ये जो क्यूटी पाई है ना वो मेरा बेबी है। देखो तुम लोगों से मैं नहीं छुपाऊंगा क्योंकि तुम मेरी फैमिली का पार्ट हो। तो नाउ लेट मी इंट्रोड्यूस हर टू यू गाइज। तो ये है मेरा बच्चा रूही अबीर सहगल, जो बहुत जल्द रूही सहगल से रूही अरहान मल्होत्रा बनेगी। अरहान मल्होत्रा की लाइफ, उसकी जान। अरु की बात सुनते ही रूह अरु की तरफ देख उसे एक बड़ी सी स्माइल देती है। तो वही डेविल्स को जैसे 440 वोल्ट का झटका लग जाता है और वो लोग गहरे सदमे में चले जाते हैं। तभी युग सदमे से बाहर आते हुए अरु की तरफ देख उससे पूछता है, ये सब कैसे हुआ भाई, मतलब आपको तो लड़कियों के नाम से ही चिढ़ थी तो ये। तभी अरु युग को जवाब देते हुए उससे कहता है, यू आर राइट युग, बट क्या करूँ यार, इस क्यूटी पाई ने पहली ही नज़र में तुम लोगों की तरह मेरे दिल में भी अपने लिए बहुत स्पेशल वाली जगह बना ली, जो मैं किसी को नहीं देना चाहता था। वैसे देखा जाए तो परी पंखू भाभी की बेबी सिस्टर है। अरु की बात सुनते ही आस्था पंखू की तरफ देख उससे कहती है, भाभी आपने कभी नहीं बताया कि आपकी इतनी प्यारी बेबी सिस है। डेविल्स के बाकी मेंबर्स भी आस्था की बात से सहमत होते हैं। इस पर पंखू उनकी कन्फ्यूजन को क्लियर करते हुए उनसे कहती है, वो इसीलिए कि उनकी प्रिंसेस और मेरा खून का रिश्ता नहीं है लाइक पार्थ भाई। ये मेरे काव्या मासी की बेटी है और हम परी से दिल से कनेक्टेड है। हमारा इस बच्ची के साथ इतना गहरा रिश्ता है जितना शायद खून का रिश्ता भी नहीं होता। हम सब की जान बसती है इसमें, और अगर इसे एक खरोच भी आई तो हमारी सांसें थमसी जाती है। डेविल्स के चेहरे पर बहुत सारे एक्सप्रेशन होते हैं, जिसे देख अरु उनसे कहता है, मुझे पता है कि तुम सबको पूरी बात जाननी है, तब तक तुम्हारा यकीन नहीं होगा। मैं तुम्हें बताता हूं, पर उससे पहले मेरे इस बेबी लव को तुमसे इंट्रो तो करवा दूं, वरना मेरे बच्चे को परेशानी हो जाएगी ये सोच सोच के कि तुम लोग कौन हो। अरु रूह की तरफ देखता है जो डेविल्स की तरफ अपनी प्यारी सी आंखों से देख रही होती है।
रो का प्यारा सा पाउट देखकर अरु से कंट्रोल नहीं होता और वो रो के होंठों पर एक किस कर देता है। हमेशा से ही रुड और गुस्से में रहने वाले अरु को ऐसे लव सिक पपी की तरह हरकतें करता देख डेविल्स को और एक सदमा लगता है, तो वही पंखू धीरे से अरु के सिर पर मारते हुए उससे कहती है, सच में बहुत बेशर्म होते जा रहे हो तुम अरु। कंट्रोल करो, ये मेरा कैबिन है बेटा, हमारा घर नहीं और यहाँ पर कोई भी आ सकता है। सो इस पर अरु अपना मुंह बनाते हुए पंखू से कहता है, मुझे किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता भाभी, एंड मैं बेशर्म हूं तो हूं, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है क्योंकि बेशर्मी तो मेरे खून में ही है और ये बात आपसे ज़्यादा बेहतर कौन समझ सकता है, राइट। अरु की बात सुन डेविल्स हंसने लगते हैं, तो वही पंखू अपना सिर पकड़ लेती है। तभी रूह अपनी प्यारी सी पर गुस्से वाली शक्ल बनाते हुए डेविल्स की तरफ देखती है और उनसे कहती है, आप लोग मेरे दिदू पर क्यों हंस रहे हो, और रूह अरु की तरफ देख उससे कहती है, आप भी हंस रहे हो, नहीं हंसो ना वरना मैं गुस्सा हो जाऊंगी। रूह की बात सुनते ही अरु के पसीने छूटने लगते हैं, तो वही पंखू अरु की तरफ देखकर उसे चिढ़ाती है और डेविल्स भी बिल्कुल चुप हो जाते हैं। अरु रूह की तरफ देख उससे कहता है, मैं लाइफ में कभी भाभी पर नहीं हंसूंगा और ना ही उन्हें परेशान करूंगा, बट आप प्लीज़ कभी मुझसे गुस्सा नहीं होना क्योंकि मैं नहीं रह सकता आपके बिना, ये पता है ना आपको। रूह अपना सिर हिलाती है और अरु के एक गाल पर किस कर देती है, जिसे देख डेविल्स और पंखू के चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है। तभी अरु रूह के बालों को सहलाते हुए उससे कहता है, तो मेरी जान चलो अभी मैं इन सब का आपसे इंट्रो करा दूँ। यहाँ मैंने जो आप सबको डेविल्स का इंट्रो दिया था वही अरु रूह को बताता है। डेविल्स का प्रोफेशनल इंट्रो कराने के बाद अरु रूह से कहता है, ये तीनों वेद, युग और अक्ष लड़के मेरे कजीन ब्रदर्स हैं, मेरे मामा के बेटे, और ये तीनों सांझ, कृति और आस्था उनकी गर्ल्स है, जैसे आप मेरी हो। अभी समझे आप कि ये हमारे फैमिली के ही बच्चे हैं। चैप्टर 52 स्ट्रॉन्ग रूह का नया रूप। तभी अक्ष अरु के पास आता है और उसके बगल में बैठकर रूह की तरफ देखते हुए उससे कहता है, मुझे पता है कि कॉलेज में बहुत लोगों ने आपको डेविल्स के बारे में सब कुछ बताया होगा कि हम कैसे हैं और क्या कर सकते हैं। पर आप भाई की प्रिंसेस हो, मतलब आप हमारी भी प्रिंसेस हुई, और हम इस क्यूट से डॉल को चोट पहुंचाना तो दूर इसके बारे में सोच भी नहीं सकते। हमें हमारी जान प्यारी है और उस पर भाई के हाथों नहीं मरना। वो सब हंसने लगते हैं और अरु अक्ष को घूरता है। तभी अरु की नज़रों को अनदेखा करते हुए अक्ष रूह से कहता है, आज से हम इस बात का ध्यान रखेंगे कि ना हमारे वजह से आपको कोई तकलीफ हो और ना ही किसी और के वजह से हम होने देंगे। अरु डेविल्स की तरफ देखता है और फिर रूह की तरफ देखते हुए उसके माथे पर किस करता है और उससे कहता है, बेबी आपके लेक्चर्स स्टार्ट हो जाएंगे ना, तो यू शुड गो इन टू यूर क्लासरूम ना। अरु की बात सुन रूह झट से अरु की गोद से नीचे उतरती है और उससे कहती है, हाँ मुझे कोई भी लेक्चर मिस नहीं करना, मैं जा रही हूँ अपने क्लासरूम में। रूह अपना बैग उठाती है और उन सब के तरफ देख उनसे कहती है, बाय, फिर मिलेंगे। इतना कहकर रूह किसी हवा के झोंके की तरफ रूम से गायब हो जाती है, तो वही अरु टेंशन से अपना सिर पकड़ते हुए उन सब से कहता है, ये लड़की मेरी बात कभी नहीं सुनेगी। अच्छा वो सब छोड़ो, अरु डेविल्स की तरफ देख उनसे सीरियस आवाज़ में कहता है, मुझे तुम सबको कुछ बताना है और मेरी ये बात तुम लोग पूरे होश में रहकर सुनो। अरु डेविल्स को रूह का एक एक सच बताता है जो फैमिली में सबको पता है, और ये सब सुनने के बाद तो उन तीनों लड़कियों के आंख में पानी आ जाता है और लड़के भी बहुत बुरा फील करते हैं। तभी अरु उन सब की तरफ देख उनसे कहता है, मैं चाहता हूं कि जब तक परी यहाँ पर रहेगी तब तक तुम लोग उसका पूरा ध्यान रखो क्योंकि हम उसे लेकर अभी कोई भी रिस्क नहीं ले सकते। एक बात का बहुत ध्यान रखना कि कुछ भी हो उसके पेट पर चोट नहीं लगनी चाहिए, उसका पेट बचाना है। उसके पेट पर लगा हुआ एक हल्का सा वार भी मेरे बच्चे की जान खतरे में डाल सकता है, जो मैं बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकता, इसीलिए अलर्ट रहना क्योंकि अभी परी की पूरी जिम्मेदारी मैं तुम लोगों पर सौंप रहा हूँ। अरु की बात सुनते ही वेद अरु की तरफ आता है और उसका हाथ पकड़ते हुए उससे कहता है, भाई आप उसकी बिल्कुल भी चिंता मत करो, हम बहुत ध्यान रखेंगे और भाभी भी तो रहेंगी ना यहाँ हमारे साथ, तो परेशानी वाली कोई बात ही नहीं है। तभी पंखू वेद से कहती है, नो वेद तुम ना बहुत अनजान हो। तुम लोगों को पता नहीं है कि वो कितनी नॉटी है, अगर तुम डेविल्स हो तो वो तुम्हारी नानी माँ है। हाँ पहले तो वो तुमसे डरती थी, बट अब जब उसे पता चल गया है कि तुम उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाओगे तो देखो अभी कैसे भगाती है वो तुम सबको अपने पीछे। मस्ती और शैतानी करने में नंबर 1 है, और अभी उसे किसी से डर भी नहीं लगता सिवाय अरु के, सिर्फ अरु से डरती है वो। इस पर अरु पंखू से कहता है, डरना भी चाहिए ना भाभी, वरना ऐसे तो वो किसी की नहीं सुनेगी। मुझे डर लगता है उसके लिए, दिन भर घर में भागती और इधर उधर उछलकूद करते रहती है। कितनी बार समझाया मैंने कि नहीं दौड़ना, पर उसे तो मेरी एक बात भी माननी ही नहीं है। अभी देखा ना आप सबने कि कैसे दौड़ते हुए गई है यहाँ से। मैं सच बता रहा हूँ कि मैं ना पागल हो जाऊंगा उसके पीछे। पूरा का पूरा तूफान है वो, जो जब तक पूरी तरह से शांत ना हो जाए तब तक खतरा तो बना ही रहता है। तभी सबके सब अपना पेट पकड़कर हंसने लगते हैं और उन्हें यूं हंसता देख अरु अपना मुंह बनाते हुए उनसे पूछता है, क्या हुआ, आप लोगों को भी कोई दौरे पड़ रहे हैं क्या, ऐसे क्यों हंस रहे हो। तभी युग अपनी हंसी को रोकते हुए अरु से कहता है, भाई पता है हम सब आप पर क्यों हंस रहे हैं,
क्योंकि आप ना अभी हमें उस डैड की तरह लग रहे हो जो अपने शैतान बेटी की हरकतों से बहुत परेशान है, पर प्रॉब्लम यह है कि वो उससे अपना पीछा छुड़ाने के लिए कुछ कर भी नहीं सकता। भाई लिटरली यू आर बिहेविंग लाइक अ टिपिकल फादर ऑफ प्रिंसेस, और आपको ऐसे कोई देखेगा ना तो उसको भी यही लगेगा कि आप आपके डॉटर के लिए वरिड हो, बट नॉट फॉर यूवर गर्लफ्रेंड। पंखू और अरु को छोड़कर वो पांचों भी युग की बातों में हामी भरते हैं, और तभी पंखू मुस्कुराते हुए युग से कहती है, वैसे अरु के लिए परी उसकी बेटी पहले और गर्लफ्रेंड बाद में है। अभी देखा नहीं तुम सबने कि कैसे वो किसी छोटे बच्चे की तरह बेबी को ट्रीट करता है, उसे पैम्पर करता है। मैं अपने एक्सपीरियंस से कहती हूँ कि कोई नॉर्मल बॉयफ्रेंड, यहाँ तक कि हस्बैंड्स भी अपनी वाइफ की इतनी केयर नहीं करता होगा जितनी अरु परी की करता है। सच में आई एम सो हैप्पी फॉर माई बेबी प्रिंसेस कि उसके पास अरु जैसा पार्टनर है। तभी सांझ भी अरु की तरफ देख हंसते हुए उन सब से कहती है, इसीलिए तो पूरी दुनिया की लड़कियों को अरु भाई चाहिए ना। वो तो भाई लड़कियों को कोई भाव नहीं देते इसीलिए, वरना आज हमें सभी लड़कियां तो भाई से ऐसे चिपकी हुई मिलती जैसे वो कोई गुड़ या शहद हो जिसके ऊपर ना जाने कितनी ही मक्खियां भिन भिनाती हुई रहती है। बट मानना पड़ेगा आपकी चॉइस को भाई, क्या परफेक्ट लड़की चूज की है आपने, एंड शी इज सो क्यूटेड। आई एम सॉरी भाई, शायद ये सुन के आपको पता नहीं कैसे लगेगा, बट मेरा ना बहुत बहुत मन कर रहा था उसके गाल खींचने का। शी है सो चबी चीक्स लाइक अ स्मॉल बेबी। सांझ की बात सुन अरु और पंखू हंसने लगते हैं, और उन्हें ऐसे हंसता देख आस्था उन दोनों से पूछती है, क्या हुआ सांझ ने कुछ फनी बात बोल दी क्या? और मुझे भी प्रिंसेस के चीक्स पुल करना है सिर्फ एक बार प्लीज भाई। तभी अरु उन दोनों लड़कियों से कहता है, देखो मैं ऐसे किसी को भी परी के चीक्स को पुल करने की परमिशन नहीं देता। अरु की बात सुनकर दोनों का चेहरा उतर जाता है, पर तभी अरु एक बड़ी सी स्माइल के साथ उनसे कहता है, पर तुम दोनों कोई स्ट्रेंजर नहीं हो जो मेरे बेबी को हर्ट करोगे तो तुम कर सकती हो उसके चीक्स पुल, बट प्लीज़ धीरे से, उसकी स्किन ना बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है जो एक छोटे से पोक से भी रेड हो जाती है। इस पर कृति अरु से कहती है, डोंट वरी भाई, हम ऐसी कोई भी हरकत नहीं करेंगे जिससे आपकी और हमारी डॉल को इतना सा भी हर्ट हो। आप उसे एक कॉटन सॉफ्ट कपड़े में लपेट कर रखना चाहते हो ना, ताकि उसे कोई बुरी नज़र छू भी ना पाए। तो हमारा विश्वास करिए वो वैसे ही रहेगी। इनफैक्ट अभी तो उसके आसपास आप सबके साथ साथ डेविल्स का भी सुरक्षा कवच है, और डेविल्स का सुरक्षा कवच तोड़ना कोई आम तोड़ने जैसा आसान काम नहीं है। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए भाई। तभी अरु कृति की तरफ देख उससे और साथ ही साथ पूरे डेविल्स के ग्रुप से कहता है, हाँ आई कनो यू गाइज, और इसीलिए आई हैव माई फुल फेथ ऑन यू। बट हाँ, एक बात का ध्यान रखना, बच्चों की ब्रेक टाइम में बेबी को अकेला नहीं छोड़ना, क्योंकि यहाँ पर बहुत घटिया स्टूडेंट्स भी है, और उसके खाने पीने पर बहुत ध्यान रखना। परी को मशरूम और काली मिर्च से दूर रखना, उसे गलती से भी ये दो चीज़ें खाने नहीं देना, मेरे बच्चे को एलर्जी है। वो दोनों चीज़ें परी के लिए किसी जानलेवा जहर से भी बहुत खतरनाक है जो सीधे उसके पेट पर वार करेगा, तो इसीलिए बोल रहा हूँ उसके खाने पर बहुत बहुत ध्यान रखना। जंक और फ्राई ऑयली फूड नहीं। इस पर अक्ष अरु से कहता है, भाई हम पूरा ध्यान रखेंगे इस बात का कि बच्ची के खाने में मशरूम और काली मिर्च ना हो। तभी अरु अपनी जगह पर से उठते हुए उनसे कहता है, तो चलो आई हैव टू लिव नाउ। मैं स्पेशली प्रिंसेस के लिए आया था क्योंकि मुझे उसका इंट्रो तुम लोगों से कराना था जो बहुत अच्छे से हो चुका है, और रही बात फैमिली की तो तुम सबको दादी ने घर पर बुलाया है। हो सकता है कि आज वो तुम्हारी क्लास ले। अरु की बात सुनकर डेविल्स डर जाते हैं, और वेद अरु का हाथ पकड़ते हुए उससे कहता है, भाई प्लीज़ हमें उनकी डांट नहीं खानी। आप कुछ करो ना, आप तो उनके लाडले हो और वो आपकी सारी बातें मानती है, प्लीज़ प्लीज़। इस पर अरु वेद को गले लगाते हुए उससे कहता है, रिलैक्स माय बेबी ब्रो, मैं तो बस मजाक कर रहा था यार, घबराओ मत, दादी कुछ नहीं कहेगी। बट हाँ ये सच है कि शी वॉज मिसिंग यू गाइज। चलो मैं चलता हूँ, मुझे एक सर्जरी परफॉर्म करनी है, और प्रिंसेस अगर मेरे लिए पूछे तो उसे बताना कि मैं फ्री होते ही उसे कॉल करूँगा। मेरे बेबी का ख्याल रखना और देखना कि लड़के उसे तंग ना करे, अगर एक बार समझाने के बाद भी कोई ना माने तो फिर तुम्हें पता है कि उनके साथ क्या करना है, राइट? मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि तुमने उनके हाथ पैर तोड़े, मुझे बस मेरा बेबी ठीक चाहिए। डेविल्स अरु को हाँ में जवाब देते हैं, और अरु वहाँ से चला जाता है, और डेविल्स भी वहाँ से अपनी क्लासरूम की तरफ चले जाते हैं। इधर रो की क्लासरूम में उसका एक लेक्चर चल रहा होता है, और थोड़ी ही देर में लेक्चर खत्म होने की वजह से प्रोफेसर उसकी क्लासरूम से बाहर चले जाते हैं, और सभी स्टूडेंट्स रो की तरफ ही देखने लगते हैं जो सबसे पहले बेंच पर बैठी हुई होती है। सभी लड़के रो के पैरों की तरफ ही किसी भूखे जानवरों की तरह देख रहे होते हैं, तो वही सभी लड़कियां रो की खूबसूरती देखकर उससे जलने लगती है। बेचारी बच्ची का किसी पर ध्यान नहीं होता क्योंकि वो तो अपने बुक में कुछ लिखने में बिजी होती है, पर तभी वो एक आवाज़ सुनती है जो एक लड़के की होती है। वो लड़का रो की तरफ देख उससे कहता है, हे मिस न्यू चिक, क्या अकेले बैठी हो? अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें कंपनी दे सकता हूँ, क्या कहती हो? उस लड़के की बातें सुनकर रो को डर लगता है, पर वो अपना डर अपने चेहरे पर बिल्कुल नहीं दिखाती। रो अपनी बुक क्लोज करती है और उस लड़के की तरफ देख उससे बड़े ही रुड आवाज़ में कहती है, मेरे साथ बैठने की बहुत जल्दी है तुम्हें, बट मैं ना बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ टू लेट यू सीट विथ मी, तो शट अप यूवर माउथ यू इडियट बॉय।
इतना कहकर रूह फिर से अपना काम करना शुरू करती है, पर शायद रूह की बात सुन उस लड़के का ईगो हर्ट होता है और उसे रूह पर गुस्सा आने लगता है। वो अपनी जगह से उठकर रूह के पास आता है और उसकी बुक को बहुत जोर से बंद करता है और रूह की तरफ अपनी घमंड और गुस्से भरी नज़रों से देख उससे कहता है, दिखने में तो इतनी सी हो पर जुबान बहुत चलती है तुम्हारी। तुम्हें पता भी है कि मैं कौन हूँ और तुमने किसके पंगा लिया है। रूह उस लड़के की बात को बीच में ही काटती है और अपना मुंह बनाते हुए उससे कहती है, क्यों तुम इंडिया के पीएम हो क्या जो मुझे जानने की ज़रूरत है और इतनी अकड़ किसे दिखा रहे हो मुझे। एक बात ना अपने दिमाग में बिठा लो कि मैं सिर्फ और सिर्फ अपनी फैमिली के लिए विक हूँ और सिर्फ उनके आगे ही बच्चों वाली हरकतें करती हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम जैसे पागलों से निपटना नहीं जानती। बहुत अच्छे से पता है मुझे कि तुम्हें तुम्हारी सही जगह कैसे दिखानी है। रूह की बात सुनकर उसे बहुत गुस्सा आता है। तभी पीछे से उस लड़के का फ्रेंड उससे कहता है, विक्की ये लड़की तो सच में बहुत उड़ रही है, लगता है उसके पर काटने होंगे। इतना कहकर वो उसे विक्की कुछ इशारा करता है, जिसे देख विक्की के चेहरे पर एक गंदी सी स्माइल आती है और वो रूह को टच करने के लिए अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ा ही रहा होता है कि तभी रूह उसका हाथ पकड़कर पीछे की तरफ मोड़ देती है और उसे जमीन पर पुश करती है, जिसकी वजह से वो विक्की नीचे गिर जाता है। तभी रूह अपनी गुस्से भरी नज़रों से विक्की की तरफ देख उससे कहती है, बोला था ना मैंने कि मुझे कमज़ोर मत समझना, पर तुम्हारे उस खाली दिमाग में ये बात नहीं बैठी ना। अभी एक वार्निंग दे रही हूँ कि मुझसे जितना दूर रहोगे ना उतना तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि अगर तुमने मेरे पास आने की कोशिश भी की तो मुझे सच में नहीं पता कि तुम्हारा क्या हाल होगा। चैप्टर 53। विक्की ने रूह के साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की। रूह उस जमीन पर गिरे हुए विक्की की तरफ देखते हुए मन ही मन खुद से कहती है, मैंने पहले ही इसे बोला था पर शायद इसे मेरी बात समझ में नहीं आई। वैसे इसमें इस गधे की कोई गलती नहीं है, क्योंकि मेरी शक्ल देख के कोई इस बात का अंदाज़ा भी नहीं लगा सकता कि मैं अंदर से कैसी हूँ। अभी तक जो भी था फैमिली के आगे, वो तो मेरा वो रूप है जो सिर्फ और सिर्फ मेरी फैमिली ही देख सकती है। अगर रूही सहगल किसी के आगे कमज़ोर होगी तो वो मेरी फैमिली है, वरना तो मैं वो बला हूँ जो अच्छों को कन्फ्यूज कर सकती है अपनी क्यूट सी शक्ल बनाकर। मैं बचपन से ही अकेली रही हूँ और स्कूल कॉलेज में मैंने बहुत कुछ फेस किया जिसने मुझे इतना स्ट्रॉन्ग तो बनाया ही है कि मैं अपने लिए स्टैंड ले पाऊँ। बट अफसोस कि अगर उस चीज़ इट्स सीक्रेट से जुड़ा कुछ भी मेरे आगे आ जाए तो मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पाती और मुझे अटैक्स आने लगते हैं। जब मैं उस नर्क के चाचा का घर में होती थी, पता नहीं क्यों मेरी सारी ताकत जैसे किसी गट्ट में चली जाती थी और मैं बहुत कमज़ोर पड़ जाती थी, इसीलिए मैं उन लोगों के आगे खुद को कभी प्रोटेक्ट ही नहीं कर पाई। मैं बचपन से ही फैमिली के लिए, उनके प्यार के लिए तरसी आई हूँ और आज जब मुझे ये सब मिला तो मैं उसे फिर से खोना नहीं चाहती। घर में सब मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और अरु के लिए तो मैं किसी 2 साल की छोटी बच्ची से कम नहीं हूँ। वो मुझे बहुत बहुत ज़्यादा पैम्पर करते हैं और उनके आगे तो मैं भी बिल्कुल बच्ची बन जाती हूँ। मुझे इस चीज़ के लिए अगर कोई पागल कहे तो भी चलेगा, पर मुझे उनका प्यार चाहिए और मुझे अच्छा लगता है मेरे फैमिली और अरु के आगे पूरी तरह से एक बच्ची बनने में। शायद मेरी बात उस इंसान को बहुत अच्छे से समझेगी जिसे कभी प्यार ना मिला हो। थैंक यू बाबाजी फॉर गिविंग मी माई फैमिली एंड स्पेशली अरु। अगर उनका प्यार पाने के लिए मुझे हमेशा ऐसे छोटा बेबी बन के रहना पड़े तो मुझे वो भी मंजूर है। और रही बात मेरे स्ट्रॉन्ग बनने की, तो अरु या फिर मेरे फैमिली के आगे मुझे ये स्ट्रॉन्ग बनने की या फिर कोई दिखावा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे लिए वो लोग किसी भी हद तक जा सकते हैं। इतना कि मेरे लिए वो किसी की जान लेने के लिए भी एक बार नहीं सोचेंगे। मैं बहुत बहुत प्यार करती हूँ उनसे बाबाजी, प्लीज़ अब कभी भी मुझे उन सब से और अरु से दूर मत करना, वरना मैं सच में मर जाऊंगी। रूह अपनी दुनिया से बाहर आती है और उस विक्की की तरफ देख उसे अपनी शैतानी स्माइल देते हुए कहती है, कहा था ना मैंने कि मुझसे दूर रहना। उम्मीद है कि उसके बाद तुम मेरे पास आने की कोशिश नहीं करोगे। अगर फिर भी मेरी बात नहीं सुनी तो ओनली गॉड कैन सेव यू फ्रॉम रियल मॉन्स्टर अरु। इतना कहकर रूह फिर से अपनी बुक ओपन करती है जैसे कि वहाँ कुछ भी ना हुआ हो। तभी एक लड़की रूह के बेंच के पास आकर खड़ी होती है और रूह उसे देखती है। तभी वो लड़की एक प्यारी और जेन्युइन स्माइल के साथ रूह से पूछती है, कैन आई सीट बिसाइड यू। रूह पहले तो गौर से उसकी तरफ देखती है और फिर अपना सिर हिलाती है। तभी वो लड़की रूह के बाजू में बैठते हुए अपना एक हाथ रूह की तरफ बढ़ाती है और उससे कहती है, हेलो माई सेल्फ मीरा सिंघानिया। रूह मीरा के हाथ से अपना हाथ मिलाते हुए अपनी प्यारी सी मुस्कान के साथ उससे कहती है, हाय मीरा, आई एम रूही सहगल, यू कैन कॉल मी रूह टू। तभी मीरा रूह से कहती है, ओके आई विल कॉल यू रूह फ्रॉम नाउ। यू कनो यू आर सो कूल। रूह मतलब क्या चीज़ हो यार तुम, इतनी क्यूट दिखती हो, पर अभी अभी यहाँ पर तुमने जो कमाल किया है ना वो देखकर कोई ये नहीं सोच सकता कि इट्स यू बेब्स। इफ़ यू आर कंफर्टेबल विथ मी सो कैन वी बिकम फ्रेंड्स। देखो मैं कोई फोर्स नहीं करूँगी तुम्हें, इट्स यूवर चॉइस। मीरा की बात सुनते ही रूह की आंखें चमकने लगती है, क्योंकि ये रूह के बचपन से लेकर के आज तक की सबसे पहली लड़की है जिसने खुद सामने से रूह को फ्रेंडशिप के लिए पूछा था। और रूह भी मीरा की बात सुनते ही बहुत खुश हो जाती है और उससे कहती है, हाँ मुझे करनी है तुमसे फ्रेंडशिप।
येस बाबाजी, नाउ आई विल ऑल्सो हैव माई फ्रेंड लाइक एवरीवन। रो की बात सुनते ही मीरा हंसते हुए रो से कहती है, यू आर रियली सो क्यूट लाइक अ स्मॉल बेबी। अच्छा तुम्हारी एज क्या है, क्योंकि यू लुक सो स्मॉल टू स्टडी इन कॉलेज एंड दे आर टू फर्स्ट ईयर। रो अपनी पलकें झपकाते हुए मीरा से कहती है, मैं 17 की हूँ और मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ, तो इसीलिए मेरी टीचर ने मुझे 2 क्लास आगे प्रमोट किया था। रही मेरे छोटे दिखने की बात, तो मैं ऐसे ही हूँ, अभी क्या करे। हाँ, रो अपनी क्यूट सी शक्ल बनाती है कि तभी वो कमीना विक्की अपने 2 फ्रेंड्स के साथ रो के बेंच की तरफ आता है और मीरा की तरफ देख उससे कहता है, ओए मिस मीरा, उठो यहाँ से, मुझे इस लड़की को सबक सिखाना है। इसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे विक्की राठौड़ को पुश करने की। इससे पहले कि रोह उस विक्की से कुछ कहे, मीरा रोह का हाथ पकड़ती है और उसे अपनी आंखों से कुछ इशारा करती है, जिसकी वजह से रोह चुप हो जाती है। और तभी मीरा अपनी जगह पर कुछ इस तरह से खड़ी होती है कि रोह की छोटी सी बॉडी पूरी तरह से मीरा के पीछे छिप जाती है। मीरा विक्की और उसके दोस्तों की तरफ देख उससे गुस्से में अपनी आवाज़ ऊंची करते हुए कहती है, विक्की तुम्हारे पास सच में दिमाग नहीं है ना, और क्यों पड़े हो इसके पीछे। अरे वेट, कहीं उस चलती फिरती मेकअप की दुकान निया से तुम्हारा मन तो नहीं भर गया? अगर हाँ तो जाओ और जाके कोई ऐसी लड़की ढूंढो जो तुम्हारे लेवल की हो। शी रोह इज़ इनोसेंट और बच्ची है वो, तो गलती से भी, मैं एक बार फिर से बोल रही हूँ कि गलती से भी इस पर अपनी गंदी नज़र डालने की कोशिश की ना तो मैं तुम्हारी आंखें नोच कर उन्हें तुम्हारे हाथ में दे दूंगी। तुम सबको पता है कि इतनी हिम्मत मुझ में है और मैं किसी को भी ऐसी कोरी धमकियां नहीं देती, तो तुम्हारी और तुम्हारे इन चमचों के लिए यही अच्छा होगा कि जितना हो सके उतना इससे रोह दूर रहो। मीरा की वार्निंग सुनने के बाद भी शायद उन तीनों के दिमाग में बात नहीं घुसती और विक्की रोह की तरफ देखता है जो मीरा के पीछे से उसे घूर रही होती है। रोह को ऐसे देख वो मीरा की तरफ देख उससे भड़कते हुए कहता है, तुम्हें मेरे साथ जो करना हो वो कर लेना, पर आज मैं इस पिद्दी को तो नहीं छोड़ूंगा। देखो मैं तुम्हें प्यार से समझा रहा हूँ कि मेरे आगे से हट जाओ, क्योंकि मेरी तुम्हारे साथ कोई दुश्मनी नहीं है। विक्की की बात सुनने के बाद भी मीरा रोह के आगे से नहीं हटती, जिसकी वजह से विक्की का दिमाग सच में बहुत खराब हो जाता है और वो अपने दोनों दोस्तों की तरफ देख उनसे कहता है, ये ऐसे नहीं मानेगी, पकड़ो इसे। इससे पहले कि विक्की के दोनों फ्रेंड्स मीरा को हाथ लगाते, रोह दूसरी तरफ से विक्की के आगे आकर खड़ी होती है और उसके दोनों फ्रेंड्स से कहती है, डेयर यू टच हर, तुम्हारे हाथ तोड़ के रख दूंगी मैं, याद रखना। रोह की बात सुनकर विक्की हंसने लगता है और हंसते हुए पूरी क्लास से कहता है, देखा गाइज ये पिद्दी क्या कह रही है। तभी वो रोह की तरफ बढ़ते हुए उससे कहता है, अच्छा तो तुम मेरे और मेरे फ्रेंड्स के हाथ तोड़ दोगी, बट उसके लिए पहले तुम्हें अपने आप को मुझसे बचाना होगा। विक्की रोह की तरफ अपना हाथ बढ़ाता है और ये देख मीरा वहां से आगे आने ही वाली होती है कि विक्की के दोनों फ्रेंड्स मीरा को पकड़ लेते हैं और इधर रोह विक्की की एक घटिया हरकत देख अपना कंट्रोल खो देती है और उसके गाल पर एक जोरदार थप्पड़ मारती है, जिसकी आवाज़ पूरे क्लासरूम में गूंजती है। ये देखने के बाद सभी स्टूडेंट्स के होश उड़ जाते हैं, तो वहीं मीरा भी रोह के लिए काफ़ी घबरा जाती है, क्योंकि मीरा और बाकी स्टूडेंट्स को पता है कि विक्की कितना घटिया और आवारा लड़का है जो लड़कियों को अपनी हवस पूरी करने के लिए यूज़ करता है। पर आज पहली बार किसी ने उस पर रोह ने उसे थप्पड़ मारा है जो वो कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगा। रोह का थप्पड़ खाने के बाद तो जैसे विक्की किसी उबलते हुए ज्वालामुखी के जैसे गुस्से की आग में जलने लगता है और वही रोह बिना किसी एक्सप्रेशन के उसके आगे खड़ी होती है। विक्की बिना कुछ सोचे समझे रोह का एक हाथ बहुत कस के पकड़ लेता है, जिसकी वजह से रोह को बहुत दर्द होने लगता है, पर वो अपने चेहरे पर दिखाती नहीं है। तभी विक्की रोह के हाथ की पकड़ को और मजबूत करते हुए उससे कहता है, बस बहुत बड़ी गलती कर दी तुमने, अभी मैं तुम्हें दिखाता हूं कि विक्की राठौड़ क्या चीज़ है। इतना कहकर विक्की रोह का दूसरा हाथ भी पकड़ लेता है और उसके बहुत करीब आने लगता है। विक्की की ये हरकत देख मीरा और सभी लड़कियों को यह अंदाज़ा हो जाता है कि विक्की आगे क्या करने वाला है। मीरा खुद को उन दोनों की पकड़ से छुड़ाने की बहुत कोशिश करती है, पर उसके लिए ये नामुमकिन सा होता है। तो वही रोह विक्की को अपने इतना करीब आते देख डर जाती है और उसके हाथों से अपने हाथ छुड़ाने के लिए झटपटाने लगती है, पर वो और कस के रोह के हाथ पकड़ लेता है। रोह को अभी कुछ समझ नहीं आता और उसका दिमाग भी पूरी तरह से सुन्न हो जाता है। अचानक से रोह के माथे पर काफ़ी पसीना आने लगता है और वो विक्की भी रोह के कांपते हुए होंठों की तरफ देख उसे अपनी एक शैतानी स्माइल देता है। इससे पहले कि विक्की रोह के चेहरे के और करीब आए, अचानक से कोई बहुत जोर से विक्की को रोह से दूर करता है, जिसकी वजह से वो थोड़ी दूर जाकर गिरता है। सभी स्टूडेंट्स, मीरा, विक्की और उसके दोस्त जब उस तरफ देखते हैं जिसने विक्की को धक्का दिया, तो अभी वहां कोई और नहीं खुद डेविल्स खड़े होते हैं और हर कोई ये साफ साफ देख सकता है कि कैसे डेविल्स ग्रुप के तीनों लड़कों की आंखों में खून उतर आया है। सभी विक्की और उसके दोस्तों के साथ डेविल्स को देखकर डर जाते हैं और जब रोह डेविल्स की तरफ देखती है तभी अचानक से अपने आप ही उसके आंसू बाहर आने लगते हैं। रोह बिना कुछ सोचे समझे या फिर किसी की परवाह किए डायरेक्टली वेद की बाहों में खुद को फेंक देती है और वेद भी रोह को अपने बाहों में ऐसे पकड़ता है जिससे रोह पूरी तरह से छिप जाती है। रोह की बॉडी अभी बुरी तरह से कांप रही होती है और ये देख तीनों लड़के अपने डेविल मोड में आते हैं। युग अपनी गहरी और डरावनी आवाज़ में उस विक्की और उसके दोस्तों की तरफ देख उनसे पूछता है, क्या कर रहे थे तुम इस बच्ची के साथ? हाँ,
तभी विक्की जमीन पर से उठते हुए बड़ी ही बेशर्मी से युग से कहता है, सबक सिखा रहे थे इसे? बहुत उड़ रही थी मेरे आगे ये। मैं तो कह रहा हूं कि गिव हर टू मी, एक झटके में सीधा कर दूंगा इस लड़की को। विक्की की बात सुन अक्ष विक्की को एक पंच मारते हुए उससे कहता है, तू सीधा करेगा उसे कैसे? अपने इन्हीं 2 हाथों से ना। अक्ष युग की तरफ देख उसे कुछ इशारा करता है और फिर एक झटके में दोनों मिलकर विक्की के दोनों हाथों को ऐसी बुरी तरह से मोड़ देते हैं जिसकी वजह से उसके हाथ टूट जाते हैं और वो चीखने लगता है। अक्ष विक्की को उसके गले से पकड़ते हुए उससे कहता है, तुझे पता भी है कि तूने किससे बदतमीजी की है? शी इज़ डेविल्स प्रिंसेस और हमारी प्रिंसेस को चोट पहुंचाएगा, उसे फिजिकली टॉर्चर करेगा तू। नहीं बेटा, इससे पहले तुझे अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा। युग की बातें सुन सबकी आंखें बड़ी हो जाती है और तभी वहां पर कॉलेज के बाकी स्टूडेंट्स, सभी प्रोफेसर, प्रिंसिपल और पंखू भी आ जाती है। वैसे तो सभी डेविल्स से बेहद डरते हैं पर आगे का नज़ारा देखते हुए कॉलेज का प्रिंसिपल थोड़ी हिम्मत इकट्ठा करता है और वेद की तरफ देखते हुए उससे पूछता है, वेदांत ये यहाँ पर क्या हो रहा है और ये लड़की रो कौन है? रो को वेद की बाहों में देख पंखू डर जाती है तो वही अक्ष प्रिंसिपल की तरफ देख उन्हें बताता है, आस्क दिस फूकिंग बॉय विक्की सर। ये उस छोटी सी बच्ची के साथ क्या और कैसी हरकतें कर रहा था? ही वॉज मोलेस्टिंग हर फिजिकली क्योंकि उस लड़की ने इस घटिया लड़के को उसकी सही जगह दिखा दी। अक्ष की बात सुनने के बाद तो जैसे पंखू के पैरों तले की जमीन ही खिसक जाती है और उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। तभी प्रिंसिपल अक्ष से कहता है, आई नो इट्स नॉट स्मॉल मैटर बट यू गाइज कांट हिट हिम लाइक दिस। इससे पहले कि प्रिंसिपल अपनी बात को पूरी करता वेद भड़कते हुए अपनी ऊंची आवाज में प्रिंसिपल से कहता है, इट मीन्स यू आर ट्राइंग टू से कि वी शुड सीट एंड वॉच अंटिल ही विल डू समथिंग मोर बैड। इतनी सी बात आपको समझ में नहीं आती कि किसी भी लड़की को और स्पेशली अंडरएज लड़की को फिजिकली मोलेस्ट करना कितना बड़ा क्राइम है? उस चीज़ का उस बच्ची पर क्या असर होगा इसका थोड़ा सा अंदाज़ा भी है आपको? वेद प्रिंसिपल से बात कर ही रहा होता है कि तभी वेद को कुछ महसूस होता है जिसकी वजह से वो अंदर से बहुत घबरा जाता है। चैप्टर 54 रूह के पैनिक अटैक्स के पीछे कुछ बड़ी वजह है। वेद को रूह की सांसें महसूस होती है जो अभी बहुत ही ज़्यादा धीमी चल रही होती है और इस चीज़ को महसूस करते ही वेद रूह को खुद से अलग करता है और देखता है कि रूह को सांस लेने में दिक्कत हो रही है। यहाँ तक कि उसका माथा भी पसीने से पूरी तरह से भीगा हुआ होता है और रूह अपनी आंखें अभी धीरे धीरे बंद कर रही है। रूह को ऐसे देख पंखू रूह के पास आती है और उसके एक गाल को थपथपा कर रोते हुए रूह से कहती है, परी आंखें खोलो बेबी प्रिंसेस। पर रूह पंखू को कुछ भी रिस्पांस नहीं देती जिसकी वजह से पंखू रोने लगती है और तभी आस्था डरते हुए पंखू से पूछती है, भाभी ये प्रिंसेस को क्या हो रहा है? वो है ऐसे क्यों कर रही है? मुझे डर लग रहा है। पंखू रूह के माथे का पसीना साफ करते हुए आस्था को बताती है, पैनिक अटैक्स आ रहे हैं परी को। तभी कृति रूह के दोनों हाथों को पकड़ते हुए डेविल्स और पंखू से कहती है, बेबी के दोनों हाथ पूरी तरह से ठंडे पड़ रहे हैं। पंखू भी रूह के हाथ को टच करती है और जब उसे पता चल जाता है कि कृति सच कह रही है वो डेविल्स की तरफ देख उनसे कहती है, बेबी की तबीयत बिगड़ रही है, हमें इसे अभी के अभी हॉस्पिटल लेकर जाना होगा वरना कुछ भी हो सकता है, प्लीज़ चलो। वेद रूह को ठीक से अपनी बाहों में पकड़ता है और बाहर की तरफ भागता है। वेद के पीछे पंखू, प्रिंसिपल, मीरा और डेविल्स की तीनों लड़कियां भी भागती है। तभी युग विक्की और उसके दोस्तों की तरफ देख उनसे गुस्से से कांपते हुए कहता है, अगर प्रिंसेस को तुम लोगों की वजह से कुछ भी हुआ तो याद रखना कि खुद भगवान भी तुम्हें हैवान अरू के कहर से नहीं बचा पाएगा। युग की बात सुन अक्ष युग से कहता है, वैसे तो इन्हें कोई नहीं बचा पाएगा पर अभी हमारे लिए प्रिंसेस बहुत इंपॉर्टेंट है और रही बात इन तीनों की तो इन्हें हम बाद में देख लेंगे, अभी चलो। विक्की और उसके दोस्तों को एक आखिरी बार घूरने के बाद युग और अक्ष भी वहां से चले जाते हैं। इधर वेद की कार में पंखू और सांझ रूह को होश में लाने की पूरी कोशिश करते हैं पर वो अपनी आंखें ही नहीं खोलती और उसकी सांसें और धीमी होती जाती है। सांझ वेद की तरफ देख उससे रोते हुए कहती है, वेद प्लीज फास्ट, बेबी की कंडीशन और बिगड़ रही है। वेद हाँ में अपना सिर हिलाता है और अपनी गाड़ी की स्पीड और तेज करता है। वेद की गाड़ी में रूह के साथ पंखू और सांझ होती है तो वही आस्था आगे वाली सीट पर वेद के बाजू में बैठी हुई होती है। दूसरे अक्ष की गाड़ी में युग, कृति और मीरा होती है। मीरा और उसकी फैमिली को डेविल्स, मल्होत्रा और कपूरस पहले से जानते हैं। प्रिंसिपल और बाकी 1-2 प्रोफेसर पीछे से उनकी गाड़ियों में आते हैं। कुछ देर बाद फाइनली वो सभी हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं और वेद रूह को अपनी बाहों में उठाकर अंदर की तरफ भागता है। हॉस्पिटल का पूरा स्टाफ अरू की फैमिली और उसके सभी रिलेटिव्स को जानता है जिसकी वजह से उन्हें कोई दिक्कत नहीं होती। तभी कृति दिव्या रिसेप्शनिस्ट से पूछती है, दिव्या दी भाई कहाँ है? अपने कैबिन में है वो। तभी दिव्या रूह की तरफ देख कृति को बताती है, नहीं अरहान सर तो ओटी में है पर ऋषि सर उनके कैबिन में है। दिव्या की बात सुनते ही वेद ऋषि के कैबिन की तरफ भागता है और जब युग उसके लिए दरवाजा खोलता है वेद रूह को लेकर अंदर की तरफ चला जाता है और उसके पीछे बाकी सब भी चले जाते हैं।
इधर ऋषि के कैबिन में ऋषि अपने पेशेंट्स की कुछ रिपोर्ट्स पढ़ ही रहा होता है कि सभी अंदर आ जाते हैं और उन्हें देख ऋषि को पहले तो बहुत गुस्सा आता है, पर जब ऋषि की नज़र रूह पर पड़ती है वो डर जाता है। ऋषि अपनी चेयर पर से उठते हुए वेद की तरफ आता है और रूह की तरफ देखते हुए उससे पूछता है, परी तुम्हारे आर्म्स में ऐसे क्यों? क्या हुआ है इसे? तभी मीरा बिना बात को छुपाए स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक ऋषि को सब कुछ बताती है और मीरा की बात सुन ऋषि तुरंत रूह की पल्स चेक करता है और फिर उनसे कहता है, बेबी की पल्स स्लो चल रही है और इसकी ब्रेथिंग भी स्लो है। वेद परी को लेकर आईसीयू की तरफ चलो, मैं अभी आता हूँ, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर सकते हम। ऋषि की बात को सुनते हुए वेद रूह को लेकर आईसीयू की तरफ चला जाता है और कुछ सेकंड्स के बाद ऋषि भी रूम में जाता है और वेद को बाहर भेजता है। आईसीयू के बाहर सभी वेट करते हैं तो वही पंखू रो रो कर अपना बुरा हाल बना देती है और युग दोनों फैमिली को इन्फॉर्म करता है। थोड़ी ही देर में सभी वहां आ जाते हैं और जब सभी मेंस को उन लड़कों की घटिया हरकतों के बारे में पता चलता है वो सब के सभी अपने काबू से बाहर होते हैं, पर दादी के समझाने पर वो रूह के लिए थोड़ा अपना गुस्सा कंट्रोल करते हैं, पर पूरी तरह से नहीं। करीबन 40-45 मिनट बाद ऋषि आईसीयू से बाहर आता है, बट उसके चेहरे पर टेंशन साफ साफ नजर आता है। ऋषि को देख पंखू और साक्षी ऋषि की तरफ दौड़ते हैं और उनके पीछे सब भी वहां आते हैं। साक्षी ऋषि से बड़ी ही आस लगाए हुए पूछती है, ऋषि मेरी बेटी ठीक है? उसे कुछ हुआ नहीं ना? इस पर ऋषि साक्षी का हाथ पकड़ते हुए उससे कहता है, आंटी आप सबसे पहले यहाँ आइए और बैठिए, मैं सब बताता हूँ आपको। ऋषि साक्षी को आईसीयू के बाहर लगी एक चेयर पर बिठाता है और खुद उसका हाथ पकड़ते हुए उससे और साथ में पूरी फैमिली से कहता है, मैं झूठ नहीं बोलूंगा कि प्रिंसेस ठीक है। ... नहीं है वो ठीक, उसकी मेंटल हेल्थ हम सब की सोच से भी बुरी है और पता नहीं बच्ची के आगे कुछ तो बहुत शॉकिंग आया है जिसकी वजह से उसके माइंड पर उस चीज़ का बहुत गहरा इफेक्ट हुआ है। हो ना हो ये कुछ मोलेस्टेशन से ही जुड़ा हुआ है जिसकी हमें आज तक भनक भी नहीं पड़ी। अभी तो प्रिंसेस बेहोश है, पर मुझे इस बात का डर लग रहा है कि पता नहीं होश में आने के बाद वो कैसे रिएक्ट करेगी। मुझे बेबी के साथ साथ अरु के लिए भी डर लग रहा है, वो अभी ओटी में है और उसे कुछ भी नहीं पता कि बाहर उसे क्या मिलने वाला है। आज फिर एक बार टूट जाएगा वो जब उसे प्रिंसेस के बारे में पता चलेगा। वो सब भी ऋषि की बातों से सहमत होते हैं तो वही मीरा, प्रिंसिपल और प्रोफेसर जो उनके साथ थे को यही समझ में नहीं आता कि असल में रूह है कौन जिसके लिए दुनिया के टॉप नंबर्स की फैमिलियां इतनी ज़्यादा परेशान हो रही है। थोड़ी देर बाद आईसीयू से एक नर्स भागते हुए बाहर की तरफ आती है और ऋषि को बताती है, सर वो अंदर। इससे पहले कि वो अपनी बात को पूरी करे ऋषि अंदर की तरफ भागता है और उसके पीछे साक्षी और पार्थ भी जाने की कोशिश करता है, पर कुछ डॉक्टर्स और नर्स उन दोनों को बाहर रोक लेते हैं। इधर रूम में ऋषि जब आता है तो देखता है कि रूह बहुत घबराई हुई है और साथ ही साथ रोते हुए वो कुछ बोल रही है। दो नर्सों ने रूह को पकड़ा हुआ है ताकि वो हड़बड़ी में खुद को कोई चोट ना पहुंचा ले। जब ऋषि रूह को ऐसे देखता है वो अंदर से हिल जाता है और बिना समय गवाए रूह की तरफ आता है। ऋषि को देख वो दोनों नर्स रूह को छोड़ देती है और ऋषि रूह के पास बैठता है और उसे अपने सीने से लगा लेता है। रूह अभी भी ऋषि की बाहों में कांप रही होती है और ये देख ऋषि धीरे धीरे उसकी बैक को रब करता है और उससे कहता है, इजी प्रिंसेस, आप बिल्कुल ठीक हो बेटा, कुछ नहीं हुआ है आपको, एंड वाई दिस लिटिल गर्ल इज पैनिकिंग सो मच। तभी रूह रोते हुए ऋषि से कहती है, भैया वो लोग विक्की और उसके फ्रेंड्स भी मेरे साथ वैसा ही कुछ करेंगे जैसा प्रीति के साथ हुआ था। बहुत बहुत गंदे हैं वो, अगर उन्होंने भी मेरे साथ कुछ किया तो। नहीं। रूह ऋषि को कसके पकड़ लेती है और ऋषि उसके बालों को सहलाते हुए उससे पूछता है, प्रिंसेस ये प्रीति कौन है बेबी और क्या हुआ था उसके साथ? तभी रूह ऋषि की तरफ देखती है और ना में अपना सिर हिलाती है और अचानक से उसे शायद वो सब कुछ याद आने लगता है और उसकी सांसें ऊपर नीचे होने लगती है। ऋषि ये देख डर जाता है और वहां पर मौजूद नर्स से कहता है, इंजेक्शन रेडी करो जल्दी। नर्स इंजेक्शन रेडी करती है तो वही ऋषि रूह को अपने गले से लगा लेता है और उससे कहता है, रिलैक्स एंड ट्राई टू ब्रीथ बच्चे, कुछ नहीं होगा आपको परी। ऋषि उस नर्स की तरफ देख उस पर चिल्लाते हुए कहता है, जल्दी करो एंड इंजेक्ट हर नाउ। ऋषि का ऑर्डर फॉलो करते हुए वो नर्स रूह के आर्म में वो इंजेक्शन लगा देती है और ऋषि भी रूह के कान में कुछ स्वीट वर्ड्स बोल रहा होता है उसे शांत करने के लिए। कुछ ही मिनटों बाद ऋषि रूह का पूरा भार अपने ऊपर महसूस करता है और जब वो रूह को अपने आप से थोड़ा अलग कर उसे देखता है तब तक रूह सो चुकी होती है। ऋषि रूह को बेड पर अच्छे से सुलाता है और उसे कंबल से कवर करके उसके माथे पर एक किस करता है और रूम से बाहर चला जाता है। जैसे ही ऋषि रूम से बाहर आता है सबके सब उससे सवाल पूछने लगते हैं, पर तभी वो सब एक बहुत ही गहरी और तेज आवाज़ सुनते हैं जो उन सबसे पूछता है, क्या हुआ है प्रिंसेस को? सभी जब ये आवाज़ सुनते हैं सबके दिलों की धड़कन तेज हो जाती है और बहुत हिम्मत करके जब वो लोग उस आवाज़ की तरफ मुड़ते हैं तो वहाँ अरु खड़ा होता है। उसके चेहरे पर अभी शिकन होती है और वो ऋषि की तरफ आते हुए उससे पूछता है, मैं तुझसे कुछ पूछ रहा हूँ ऋषि और मुझे मेरे सवाल का सच और सीधा जवाब चाहिए। बता क्या हुआ है मेरी बच्ची को? ऋषि अरु की तरफ देख उसे बताता है, अरु पैनिक अटैक्स आ रहे हैं उसे। ऋषि की बात सुनते ही अरु परेशान हो जाता है और उससे कहता है, ऐसे कैसे हो सकता है?
बेबी को पैनिक अटैक्स ऐसे ही नहीं आते। जब ऐसी कोई बात या कोई ऐसी सिचुएशन उसके आगे आती है जिससे उसकी बहुत बुरी यादें जुड़ी हुई हो तभी उसे अटैक्स आते हैं। यार तो आज कैसे? एक मिनट। अरु डेविल्स और पंखू की तरफ देख उनसे पूछता है, कॉलेज में कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से परी डर गई और उसे अटैक्स आने लगे? सच सच बताओ। अरु की बात सुनकर डेविल्स और पंखू डर जाते हैं, पर उन्हें यह भी पता होता है कि वो अरु से कुछ नहीं छुपा सकते जब बात रूह की हो। अगर उन्होंने अरु को कुछ नहीं बताया तो अरु के पास दूसरे तरीके भी है, तो इससे अच्छा वो खुद बता दे। तभी थोड़ी हिम्मत करते हुए अक्ष अरु से कहता है, वो भाई कॉलेज में। ऐसे ही अक्ष अरु को सब कुछ साफ साफ बता देता है, और जब अरु को ये बात पता चलती है कि उसके बेबी के साथ किसी ने जबरदस्ती करने की कोशिश की है, ये सुनते ही अरु कसके अपनी मुट्ठी बांध लेता है और फिर गुस्से में बहुत जोर से अपना हाथ मुट्ठी दीवार पर मारता है, जिसकी वजह से अरु के हाथ में हल्की सी चोट लग जाती है। अरु को ऐसे देख सब डर के मारे कांपने लगते हैं, तो वही ऋषि और वीर अरु को पकड़ते हैं। तभी अरु उन दोनों की पकड़ से बाहर आने के लिए झटपटाने लगता है और उन दोनों से कहता है, छोड़ो मुझे, और उस फूकर की हिम्मत कैसे हुई मेरे बच्चे को छूने की? हाथ काट के रख दूंगा मैं उसका। इस पर युग अरु को बताता है, आपका ये काम हमने तभी कर दिया भाई जब हमें पता चला था, और रही बात उसे उसके किए की सज़ा देने की तो ये सिर्फ आपका और कपूरस का राइट है। तभी साक्षी अरु से रोते हुए कहती है, जिस लड़के ने उसके गंदे हाथों से मेरी बच्ची को छूने की कोशिश की है उसे जीने का कोई हक नहीं है अरु। मैं चाहती हूं कि तुम उसे ऐसी सज़ा दो कि आगे कोई भी लड़का किसी मासूम लड़की के साथ बदतमीजी करने के पहले 100 बार सोचे। तभी अरु साक्षी के आंसू पोंछते हुए उससे कहता है, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं आंटी की ऐसी मौत मरेगा वो कि उसकी रूह कांप जाएगी। अरु ऋषि की तरफ देख उससे पूछता है, ऋषि परी कैसी है? उसे होश आया? इस पर ऋषि अरु की तरफ देख उससे कहता है, हाँ थोड़ी देर पहले प्रिंसेस को होश आया था अरु, पर जब मैं अंदर गया तो देखा कि वो बहुत डरी सहमी सी थी और कुछ बोल रही थी। जब मैंने उससे पूछा तो उसने कहा कि जैसा उन्होंने प्रीति के साथ किया वैसा ही उसके साथ हुआ। तो वो किसी प्रीति का नाम ले रही थी, और जब मैंने उससे दोबारा पूछा तो बच्ची को फिर से अटैक्स आने लगे। यार हो ना हो ये बात बहुत ज़्यादा सीरियस है, और उसके बारे में सोचते ही परी बहुत घबरा जाती है और उसकी हालत बिगड़ने लगती है। अरु तू खुद एक डॉक्टर है तो तुझे भी ये पता है कि उस चीज़ का कितना बुरा असर हो रहा है परी के दिमाग पे, जो बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। आज तक शायद ये बात उसने किसी के साथ शेयर नहीं की, और उसी के वजह से जब भी उससे रिलेटेड कुछ प्रिंसेस के आगे आता है तो उसे पैनिक अटैक्स आने लगते हैं। कुछ भी करके हमें पता लगाना ही होगा कि ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से बेबी ऐसे कांप जाती है, और ये सिर्फ तू ही कर सकता है। प्लीज़ कुछ भी करके ये बात जानने की कोशिश कर, वरना वो बच्ची अंदर ही अंदर उस बात को लेकर घुटती रहेगी। चैप्टर 55 रो 5 फैमिलीज की प्रिंसेस है। अरु ऋषि की बात को सुनता है और फिर रूम के अंदर चला जाता है। तभी राघव कॉलेज के प्रिंसिपल की तरफ देख उससे अपनी कोल्ड आवाज़ में कहता है, मिस्टर शर्मा मुझे बहुत अच्छे से याद है कि पिछली बार ही विशाल मीरा के पापा ने आपको वार्न किया था कि उन घटिया लड़कों को कॉलेज से निकालो, पर आपने नहीं सुना, जिसकी वजह से आज मेरी बेटी यहाँ हॉस्पिटल के बेड पर पड़ी है। उन लोगों को उनकी सज़ा तो ज़रूर मिलेगी, पर मैं अभी इसी वक्त आपको प्रिंसिपल की पोस्ट से रिलीज कर रहा हूँ। अब आपका हमारे कॉलेज में कोई काम नहीं है। राघव की बात सुनते ही प्रिंसिपल के पसीने छूटने लगते हैं, पर वो राघव की बात को मानने के बदले उससे कहता है, आप मुझे ऐसे कैसे निकाल सकते हैं? आपके पास कोई हक नहीं है मिस्टर कपूर। तभी रोहन उस प्रिंसिपल पर अपनी तेज आवाज़ में चिल्लाते हुए उससे कहता है, हक है। पूरा हक है। शायद आप ये बात भूल गए हैं कि राघव यूनिस्पेस कॉलेज नेम आप कोई भी दे सकते हैं का ट्रस्टी है, और सिर्फ राघव ही नहीं, मैं, करण, ऋषि के डैड विशाल, मयंक, वेद, युग के डैड और अरु के बड़े मामू, हम पांचों मिलकर ये कॉलेज संभालते हैं कि आगे वहाँ क्या होगा या होना चाहिए। आज हमारे कॉलेज में हमारे बच्ची के साथ गलत होने जा रहा था, और आपको अभी भी अपनी ही पड़ी है। तभी वो अडियल प्रिंसिपल अपनी आवाज़ को थोड़ा सा ऊंचा करते हुए रोहन से पूछता है, आप दोनों मुझे जिस लड़की के लिए निकाल रहे हो वो है कौन, और लगती क्या है आपकी? पिछले 30 सालों से मैं उस कॉलेज में प्रिंसिपल के पोस्ट पे हूँ, और आज एक लड़की के लिए आप लोग मुझे निकाल रहे हो। है क्या उस मामूली सी लड़की में? उस प्रिंसिपल की बात सुन सबको बहुत गुस्सा आता है, और इससे पहले कि उनमें से कोई उस प्रिंसिपल से कुछ बोले वो सब पीछे से एक आवाज़ सुनते हैं जो कहता है, इनफ। उस आवाज़ को सुनते ही वो सब उस तरफ देखते हैं कि वहाँ कुछ मिडिल एज कपल्स की 4 जोड़ियाँ खड़ी होती है। ये असल में ऋषि मीरा के पेरेंट्स होते हैं, अरु के दोनों मामू और उनकी वाइफ के साथ, और उनके साथ सिया भी होती है। उनके नाम कुछ इस तरफ से है, करण और नेहा खुराना ऋषि के पेरेंट्स, विशाल और राशि सिंघानिया मीरा के पेरेंट्स, मयंक और सुहाना अहोवालिया वेद, युग के पेरेंट्स और अरु के बड़े मामू मामी, ध्रुव और मेघा अहोवालिया अक्ष के पेरेंट्स और अरु के छोटे मामू मामी। उन सबको यहाँ देख प्रिंसिपल और बाकी प्रोफेसर भी डर जाते हैं। तभी वो चारों कपल्स सिया के साथ उन सब की तरफ आते हैं, और मयंक फिर से किसी शेर की तरह उस प्रिंसिपल के ऊपर दहाड़ते हुए उससे कहता है, मैंने बोला इनफ।
ये हमें तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है कि उस बच्ची में क्या है, और रही बात कि वो हमारी क्या लगती है, तो अपने दोनों कान खोलकर ना एक बात सुन लो कि शी इज़ प्रिंसेस ऑफ 5 फैमिलीज, नॉट एक बट 5, और अगर उसके लिए कुछ भी गलत अपने मुंह से निकाला ना तो यही मुंह तोड़ दूंगा, समझे। अभी रही बात तुम्हें सस्पेंड करने की, तो ये इस रोहन और राघव ने जो भी कहा है इट्स ट्रू, सो इससे पहले कि मेरा दिमाग मेरे काबू से बाहर हो जाए, तुम तीनों आउट यहाँ से भी और यूनिस्पेस से भी, कि उनकी तुम तीनों की वजह से वो लड़के आज तक उस कॉलेज में थे। आउट। मयंक की ऊंची आवाज़ सुनते ही वो तीनों प्रिंसिपल और 2 प्रोफेसर हॉस्पिटल से चले जाते हैं, तो वहीं नेहा ऋषि की तरफ देख उससे पूछती है, ऋषि बच्ची कैसी है अभी। तभी ऋषि अपनी मॉम के गले से लग जाता है और उसे बताता है, ऐसा क्यों होता है मॉम, की जब भी हम उसे उसके पिछले पास्ट से बाहर निकालने की कोशिश करते हैं तभी कुछ ऐसा हो जाता है जिसकी वजह से परी और ज़्यादा उसमें खींची चली जाती है। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ। हम सब अपनी पूरी कोशिश करते हैं प्रिंसेस को ढेर सारा प्यार देने की, पर उसका अतीत उसका पीछा ही नहीं छोड़ रहा है। तभी ऋषि के आंखों से कुछ आंसू बाहर आते हैं और वो घबराते हुए कहता है, ऐसे में कभी कभी मुझे बहुत डर लगता है कि कहीं हम परी को खो तो नहीं देंगे ना। ऋषि की बात सुनकर विशाल ऋषि से कहता है, नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं होगा और ना ही हम होने देंगे, क्योंकि हमारे पास हमारे ये 2 बच्चे अरु और ऋषि है जो हर किसी को मौत के मुंह से बाहर लाकर उन्हें नई जिंदगी देते हैं, तो उस बच्ची में उन दोनों की जान बसती है, तो भला वो कैसे उसे कुछ होने देंगे। हम सबको पूरा यकीन है कि तुम दोनों उसे कुछ नहीं होने दोगे। वहां पर मौजूद बाकी सब भी विशाल की बातों में हामी भरते हैं। वहां वो सभी एक फैमिली बनकर कपूर फैमिली और ऋषि को संभालते हैं, क्योंकि कपूरस और अरु के बाद ऋषि ही है जो रूह के बहुत करीब है। इधर आईसीयू में अरु रूह के पास बैठा होता है और रूह का एक हाथ अरु के हाथ में होता है। अरु के आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे, जिसकी वजह से अभी उसकी आंखें पूरी तरह से लाल हो चुकी थी, पर फिर भी उसके आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। ऐसे ही 3 घंटे बीत जाते हैं और सब वही बिना कुछ खाए पिए बैठे होते हैं, और अंदर अरु भी रूह के उठने का इंतजार कर रहा होता है कि तभी रूह अपनी बंद पलकें झपकाते हुए बहुत धीमी आवाज में कहती है, नहीं प्लीज मत करो, पर तभी अचानक से रूह बहुत जोर से चीखती है, नहीं। इतना कहकर रूह अपनी नींद से उठती है और अरु जो अपनी गहरी सोच में खोया हुआ होता है वो रूह की चीख सुनते ही होश में आ जाता है और रूह की तरफ देखता है जो अभी डर से कांप रही होती है और उसका चेहरा पूरा पसीने से भीगा हुआ होता है। अरु झट से रूह को अपनी बाहों में ले लेता है और जैसे ही रूह को अरु का टच फील होता है वो अरु से और चिपक जाती है। ये देख अरु धीरे से रूह को अपनी गोद में बिठा लेता है और तभी दरवाजा खुलता है और डरा हुआ ऋषि अंदर आता है। ऋषि जब रूह को ऐसे कांपते हुए देखता है वो अरु से पूछता है, अरु क्या हुआ, प्रिंसेस कितनी जोर से चीखी। तभी अरु रूह के बालों को सहलाते हुए अपनी आंसू भरी आंखों से ऋषि की तरफ देखता है और उससे कहता है, पता नहीं, बेबी सोई थी और अभी अचानक से चीखते हुए उठी और देखना कैसे पूरी बॉडी कांप रही है इसकी। रूह को ऐसे देख अरु भी काफी घबरा जाता है। तभी ऋषि उसकी तरफ आते हुए अरु से कहता है, अरु देख, तू पैनिक मत कर और ले पहले पानी पिला प्रिंसेस को। ऋषि अरु को एक पानी का ग्लास थमा देता है और अरु रूह के बालों को सहलाते हुए उससे कहता है, बच्चे थोड़ा सा पानी पिलो, देखो कितना कांप रहे हो आप। रूह अपना सिर ना में हिलाती है। तभी अरु उससे फिर से कहता है, प्लीज अरु के लिए प्रिंसेस। अरु की बात सुनकर रूह अरु की गर्दन से अपना चेहरा बाहर निकालती है और फिर अरु की तरफ देख उससे धीरे से कहती है, सिर्फ थोड़ा सा। इस पर अरु रूह के मुंह की तरफ वो पानी का ग्लास बढ़ाते हुए उससे कहता है, हाँ मेरी जान, बस थोड़ा सा। इतना कहकर अरु रूह को पानी पिलाता है और वो सिर्फ 1 या 2 घूंट ही पानी पीती है, और जब अरु रूह का मुंह उसके अरु की हाथ से पहुंचता है तभी रूह फिर से अपना चेहरा अरु की गर्दन में छिपा लेती है। अरु वो पानी से भरा हुआ ग्लास वापस से टेबल पर रखने ही वाला होता है कि तभी ऋषि अरु से कहता है, अरु वो बचा हुआ पानी रखना नहीं है, उसे पीना है। मुझे पता है कि तूने पिछले 7-8 घंटों से कुछ भी खाया पिया नहीं है। ऋषि की बात सुनकर अरु ऋषि को घूरने लगता है, तो वही जब रूह के कानों पर ऋषि की ये बात पड़ती है वो चौंक जाती है कि अरु ने सच में इतने समय से पानी तक नहीं पिया था। रूह अरु के हाथ से वो पानी का ग्लास लेती है और उसके मुंह के तरफ बढ़ाते हुए उससे कहती है, मैंने अच्छे बच्चे की तरह आपकी बात मानी ना, तो अभी आप भी ऋषि भैया की बात मान लो ना। रूह की बात सुन अरु रूह की तरफ देखता है जो पहले से उसकी तरफ ही देख रही होती है। रूह की प्यारी सी आंखें अभी पूरी तरह से लाल होने के साथ साथ सूज भी गई थी। अरु पहले रूह के हाथ से वो ग्लास लेकर टेबल पर रख देता है और फिर वो रूह के दोनों आंखों पर किस करता है और फिर रूह के चबी चीक्स जो अभी उसकी आंखों की तरह लाल हुए थे को अपने अंगूठे से रब करते हुए उससे कहता है, ठीक है, मैं आपकी और ऋषि की बात मान लूंगा, पर उसके लिए मेरी एक शर्त है जिसे आपको पूरी करनी होगी। तो बोलिए, आपको मंजूर है? अरु की बात को सुनकर ऋषि समझ जाता है कि अरु रूह के आगे कौन सी शर्त रखेगा, पर रूह अरु की बातों से पूरी तरह से अनजान उसकी तरफ देखते हुए उससे पूछती है, कैसी शर्त अरु? तभी अरु ऋषि की तरफ देखता है जो उसे अपनी आंखों से इशारा करता है और फिर अरु रूह की तरफ देखते हुए उसका छोटा सा चेहरा अपनी बड़ी सी हथेलियों में थाम लेता है और उसकी आंखों में देखते हुए उससे पूछता है, बच्चे, मुझे ऋषि ने सब कुछ बताया कि आप किसी प्रीति के बारे में बोल रहे थे।
तो अभी आप मुझे बताइए कि ये प्रीति कौन है और क्या हुआ था उसके साथ जिसकी वजह से आप इतना डर जाते हो। प्रीति का नाम सुनते ही रूह की पूरी बॉडी किसी पत्थर के जैसे सख्त हो जाती है और वो अरु का शर्ट अपनी दोनों मुट्ठियों में कसके पकड़ लेती है। रूह अरु से ऐसे चिपक जाती है जैसे कि वो अरु की दूसरी स्किन हो और तभी रूह कांपते हुए अरु से कहती है, नहीं, वो नहीं। रूह को इतना हड़बड़ाते हुए देख दोनों अरु और ऋषि डर जाते हैं, पर तभी अरु रूह से कहता है, कुछ नहीं बेटा, देखो आप बिल्कुल सेफ हो और कोई कुछ नहीं करेगा मेरे बच्चे को। अरु है ना आपके पास, हम तो ऐसे पैनिक नहीं करते, परी इससे आपको तकलीफ होती है ना बेटा। अच्छा मेरी एक बात ध्यान से सुनो आप, ओके। रूह सिर्फ अपना सिर हिलाती है। आपके साथ पास्ट में जो भी हुआ है या फिर जो भी सही गलत आपने देखा वो आपको किसी से शेयर करना चाहिए ना। मुझे या फैमिली में किसी को ये नहीं पता कि आपका उस प्रीति के साथ क्या कनेक्शन है और ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से उसका नाम सुनते ही आप कांपने लगते हो। बेबी ये आपकी फिजिकल और मेंटल हेल्थ के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। पहले से ही आप कमज़ोर हो और उस पर पता नहीं ना जाने कितने सालों से आपने ये सब अपने अंदर छिपा के रखा है। आपको ये सब कुछ बाहर निकालना होगा ना बेटा, तभी तो आप कुछ न्यू मेमोरीज अपने माइंड में सेट कर सकते हो। अभी हमें बहुत कुछ करना है, सबके साथ मस्ती करनी है, उन्हें परेशान करना है और फिर ऋषि और पार्थ भाई को तंग भी तो करना है। आपको अरु से बहुत सारी डिमांड्स करनी है, उनसे अपनी बातें मनवानी है और उसके लिए तो मेरे बेटे को ये सब बैड मेमोरीज को रिलीज करना होगा ना। प्रिंसेस उसमें डरने की बात नहीं है, मैं हूं ना आपके साथ। अरे हाँ, तभी मुझे सब ने बताया कि कैसे आपने क्लासरूम में हिम्मत दिखाई, और वैसे भी आप तो मेरे ब्रेव बेटे हो। ब्रेव बेबीज किसी से डरते नहीं है, और वैसे ही देखना कितनी जल्द आप अपने उस डर से भी बाहर आओगे। तो अभी बताइए, करोगे ना आप इतना और बताओगे अरु को कि क्या हुआ था ताकि अरु आपकी हेल्प कर सके। रूह अरु की तरफ देखती है और अपनी आंसुओं से भीगी हुई पलकों को झपकाते हुए उससे कहती है, हाँ मैं बताऊंगी, पर यहाँ नहीं, घर में सिर्फ आपको। पर उसके बाद आप और सब मुझे छोड़ के तो नहीं जाएंगे ना। रूह की बात सुन अरु झट से रूह को अपने गले से लगा लेता है, तो वही ऋषि रूह के पास आकर बैठता है और पीछे से उसके बालों पर किस करता है। तभी ऋषि रूह के बालों को सहलाते हुए उससे कहता है, कोई भी आपको छोड़ के नहीं जाएगा प्रिंसेस, ना ही हम और ना ही आपके अरु। वो ना हमें पता है कि ये हमारी बेबी प्रिंसेस हम सब के बिना तो अभी रह ही नहीं सकती और ना ही हम में से कोई रह सकता है। ऋषि अरु की तरफ देख उससे पूछता है, क्यों अरु, ठीक कहा ना मैंने। इस पर अरु ऋषि की तरफ देख उसे एक छोटी सी स्माइल देता है और फिर रूह के माथे पर किस करते हुए उससे कहता है, हाँ ऋषि इज राइट, माय बेबी प्रिंसेस कोई आपको छोड़कर नहीं जाएगा। और रही मेरी बात, तो मैं भला आपसे दूर जाकर क्या करूँगा। पहले जब आप मेरी लाइफ में नहीं थे तब आए वॉस अलोन, पर अभी तो आप मेरे साथ हो। और आपको एक सीक्रेट बताओ। रूह अपनी पलकें झपकाकर अरु को देखती है। तभी अरु रूह की गहरी आंखों में देख उससे कहता है, मेरी जान ना आप में है। कोई अगर मुझे काट के फेंक भी देगा तो मुझे दर्द नहीं होगा, पर आप जानते हो कि अगर आपकी बॉडी पर एक खरोच भी आती है तो मेरी जान निकलने लगती है। रूह और अरु पूरी तरह से एक दूसरे की आंखों में खो जाते हैं। तभी उन्हें पीछे से ऋषि की आवाज़ आती है जो उनसे कहता है, आई थिंक आई शुड लिव नाउ। पर एक बात, मेरी बच्ची को ज़्यादा तकलीफ मत देना अरु। इतना कहकर ऋषि उस रूम से बाहर चला जाता है और अभी वहां सिर्फ अरु और रूह ही होते हैं जो एक दूसरे के आंखों में पूरी तरह से खोए हुए थे। अरु सबसे पहले रूह के माथे पर किस करता है और अरु के होंठों को अपने माथे पर महसूस करते ही रूह अपनी आंखें बंद कर लेती है और अरु का शर्ट कसके अपनी मुट्ठी में पकड़ लेती है। रूह के माथे पर किस करने के बाद अरु धीरे धीरे नीचे आता है और उसकी आंख, गाल, नाक और ठुड्डी पर भी किस करता है। लास्ट में अरु रूह के नेचुरल गुलाबी और पतले होंठों की तरफ देखता है जो किसी गुलाब की पंखुड़ियों की तरह लग रहे होते हैं। अरु बिना टाइम लगाए रूह को किस करने लगता है और रूह भी अरु को रिस्पॉन्स करती है। ऐसे ही उनकी किस पैशनेट और डिप होने लगती है और अरु रूह के होंठों को सक करने लगता है। जब कुछ देर बाद रूह को सांस लेने में तकलीफ होती है तभी अरु उसे छोड़ देता है और उसे अपने सीने से लगाते हुए उससे कहता है, आप सिर्फ मेरे हो जान। चैप्टर 56, रूह की बेबसी और उसका दर्द। ऐसे ही कुछ देर और बीत जाता है। सभी लोग रूह से मिलने आते हैं और फिर एक आखिरी बार अरु रूह को चेक करता है ये देखने के लिए कि वो ठीक है या नहीं। जब अरु को इस बात का यकीन हो जाता है कि रूह अभी घर जाने के लिए तैयार है, तभी अरु ऋषि की तरफ देख उससे कहता है, ऋषि प्रिंसेस के डिस्चार्ज पेपर्स रेडी कर दे, हम घर चलते हैं। और वैसे भी उसका यहाँ ज़्यादा देर तक रुकना ठीक नहीं है, याद है ना अभी 1 घंटे पहले क्या हुआ था। तो 1 घंटे पहले रूह ने रो रो कर पूरा हॉस्पिटल अपने सिर पर उठा लिया था, ये कहकर कि उसे यहाँ नहीं रहना। यहाँ तक कि अरु की उस लिटिल डेविल ने अपने गुस्से में आकर हॉस्पिटल का बहुत ही महंगा टीवी भी फोड़ दिया, पर किसी ने हॉस्पिटल स्टाफ उसे कुछ नहीं कहा और कहते भी क्यों, उन्हें अरु के कहर का शिकार थोड़ी ना बनना था। वैसे भी ये द वर्ल्ड हॉस्पिटल का नाम अरु का है और यहाँ अरु की मर्जी के खिलाफ एक पत्ता तक नहीं हिल सकता। अरु ने उस टीवी के लिए रूह को कुछ नहीं कहा और ना ही उसे डांटा, पर वो रूह के लिए परेशान हो गया था क्योंकि अरु को इस बात का डर था कि कहीं रूह अपने आप को चोट ना पहुंचाए।
रो को शांत करने के लिए अरु ने आखिर में उसकी बात मानने का फैसला किया और उसे कहा कि वो उसे कुछ ही देर में घर लेकर जाएगा, तभी जाकर वो शांत हुई है। वो तो अच्छा हुआ कि उसे कहीं लगी नहीं, वरना मैं क्या करता यार। इस पर ऋषि अरु से हंसते हुए कहता है, हाँ उसे लगी तो नहीं है, पर बेचारा टीवी उस छोटी शैतान के गुस्से का शिकार बन गया। तभी अरु उस टूटे हुए टीवी की तरफ देखता है जो अभी कुछ लोग मिलकर वहां से लेकर जा रहे होते हैं। रूह अभी सबके साथ अरु के पर्सनल रूम में होती है और ये दोनों हॉस्पिटल के लॉबी में खड़े होते हैं जहां वो बहुत बड़ा सा लेड टीवी लगा हुआ था। अरु ऋषि की तरफ देख उससे कहता है, टीवी का क्या है यार, वो नया लग जाएगा, पर सबसे अच्छी बात यह है कि मेरे बेबी को चोट नहीं लगी और ना ही किसी और को। तभी ऋषि को कुछ याद आता है और हंसते हुए वो अरु की तरफ देख उससे कहता है, तू भी तो यही करता है ना अरु, जब तुझे बहुत गुस्सा आता है तू भी तो चीज़ों को तोड़ना चालू करता है, और देख परी भी सेम तेरे जैसी ही है। यू बोथ आर इच अदर्स मिरर कॉपी, आई थिंक यू बोथ आर ट्रू सोलमेट्स, जो एक दूसरे के लिए ही बने हो। इस पर अरु अपने सीने को और चौड़ा करते हुए बड़े ही गर्व के साथ ऋषि से कहता है, हाँ वी आर सोलमेट्स, और बाबाजी ने परी को सिर्फ मेरे लिए ही बनाया है। पर पहले अभी तू जा और पेपर्स बना, वरना मेरे बच्चे ने फिर से अपने लिटिल डेविल वाले रूप में आ जाना है। ऋषि अपना सिर हिलाते हुए वहां से चला जाता है और अरु उन लोगों जो वहां बुलाए गए थे टीवी को ले जाने के लिए की तरफ देख उनसे अपनी रौबदार आवाज में कहता है, जल्दी वहां से वो पूरे कांच के टुकड़े साफ करो और ध्यान रहे कि एक भी छुटकर किसी के पैरों में लगना नहीं चाहिए, वरना पैसे नहीं मिलेंगे। वो सभी घबराते हुए हाँ में अपना सिर हिलाते हैं और तभी अरु दिव्या से अपनी कोल्ड आवाज में कहता है, दिव्या हर्ष को बुलाओ। दिव्या जल्दी से हर्ष जो एक सीनियर डॉक्टर है अरु और ऋषि की तरफ को बुलाती है और वो भी कुछ ही मिनट्स में अरु के आगे आकर चुपचाप खड़ा हो जाता है। तभी अरु हर्ष से अपनी वही प्रोफेशनल आवाज में कहता है, हर्ष यहाँ का टीवी फूट गया है तो अभी नई टीवी का ऑर्डर दे दो और उनसे टीवी डीलर कहना कि मुझे आज ही यहाँ टीवी चाहिए, और हाँ पिछले वाले से थोड़ा बेटर और बड़ा रहे तो अच्छा होगा। आज यहाँ टीवी लग जाना चाहिए और उसकी जिम्मेदारी मैं तुम्हें देता हूँ, तो ध्यान रहे। आज मतलब आज, और हाँ न्यू टीवी का जो भी बिल होगा वो जॉन को दे देना, वो पे कर देगा। तभी हर्ष अरु से कहता है, ओके सर, मैं आज ही यहाँ नया टीवी लगवाता हूँ। हर्ष की बात सुनकर अरु अपने कैबिन की तरफ आता है और जब वो अंदर जाकर देखता है तो वहां सभी जेंट्स बैठे होते हैं और लगने में अरु का कैबिन अभी किसी मीटिंग रूम से कम नहीं लगता। अरु का कैबिन काफी बड़ा होता है जिसमें 20-25 लोग आराम से बैठ सकते हैं, क्योंकि अरु और ऋषि को छोड़कर वहां पूरे 13 लोग जेंट्स होते हैं। तभी अरु उनसे हंसते हुए कहता है, ओ गॉड ये क्या है, आप लोगों ने तो मेरे कैबिन पर ही पूरा कब्जा कर लिया है। अगर ऐसे में मुझे किसी पेशेंट को अटेंड करना हो तो मैं कैसे करूंगा यार। इस पर ध्रुव अरु से कहता है, आज के लिए तुम अपने पेशेंट्स को बाहर ही रहने दो अरु, क्योंकि इस वक्त तो तुम्हें प्रिंसेस पे फोकस करना चाहिए। तो अंदर जाओ और देखो कि वो क्या कर रही है, क्योंकि सभी लेडीज और बच्चियां भी वही है। अरु ध्रुव की तरफ देख उससे कहता है, वो ध्रुव तो मेरी सबसे पहली जिम्मेदारी है मामू। अच्छा मैंने ना सबके लिए कुछ खाने की चीजें ऑर्डर की है, तो आप लोग प्लीज खा लो, क्योंकि किसी ने कुछ भी नहीं खाया है, और देखो अभी 6 बज रहे हैं। मैं तब तक अंदर का माहौल देख कर आता हूँ। इतना कहकर अरु अंदर उसके पर्सनल रूम की तरफ आता है और जब वो दरवाजा खोलकर अंदर जाता है तभी वहां का भी नज़ारा कुछ वैसा ही होता है जैसे बाहर अरु के कैबिन का होता है। हालांकि ये रूम भी बड़ा होता है, पर रूम को देखकर ऐसे लगता है कि यहाँ कोई कपड़ों का सेल लगा हो जिसके लिए लड़कियों और महिलाओं की इतनी भीड़ बनी है। कुल मिलाकर वहाँ 16 लेडीज होती है। उन सबको देख अरु ऊपर की तरफ देखता है और अपनी रुआसी शक्ल बनाते हुए कहता है, बाबाजी कितनी बड़ी फैमिली है मेरी, अगर गिनने जाऊंगा तो शाम से सुबह हो जानी है, और देखो तो ये लोग कैसे बैठे हैं जैसे यहाँ पर कोई सेल लगा है। पर इट्स ओके, ये मेरी फैमिली है, वरना तो किसी की इतनी हिम्मत नहीं है कि अरहान मल्होत्रा के पर्सनल रूम में बिना उसकी परमिशन के अपना पैर भी रखे। तभी अरु उन सबका ध्यान अपनी तरफ खींचते हुए उनसे पूछता है, अरे व्हाट्स गोइंग ऑन हियर लेडीज एंड व्हाट माई बेबी इज डूइंग नाउ। इस पर रूह हंसते हुए अरु को बताती है, कुछ नहीं, वो तो मैं इनसे डेविल्स गर्ल्स पूछ रही थी कि ये उन तीनों से कैसे मिले। बस इतने में उनका खाना भी आ जाता है और तभी अरु रूह और बाकी सब की तरफ देख उनसे कहता है, चलिए आप सभी कुछ खा लीजिए और मैं अपने इस छोटे शैतान को भी खिला देता हूँ। मुझे पता है कि अब तक तो मेरे बच्चे के छोटे से टमी को चूहों ने अपने रेस का मैदान बना दिया होगा। अरु की बात मान सभी खाना खाने लगते हैं और अरु रूह को भी खिला देता है और साथ साथ वो खुद भी खाता है। खाना खाने के बाद अरु रूह से कहता है, एक बार आपके डिस्चार्ज पेपर्स पर मैं साइन कर दूं, फिर आप घर चलोगे, और आपको याद है कि आपको घर जाते ही सबसे पहले क्या करना है, राइट बच्चे। अरु की बात सुनते ही अचानक से रूह के एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं और वो अरु की तरफ देख उससे कहती है, अरु मैं आपको ये कल बताओ प्लीज, आज नहीं। रूह की बात को सुन अरु कुछ देर के लिए रूह की आंखों में देखता है जिसमें अभी काफी कुछ होता है, दर्द, नाकामयाबी, पछतावा और ना जाने बहुत कुछ। एक पल के लिए तो रूह की आंखों में देखकर अरु को एक अनजाना सा डर, एक अजीब सी बेचैनी होने लगती है और तभी अरु रूह की तरफ देख अपने मन में सोचने लगता है, ये अजीब सी घबराहट क्यों हो रही है मुझे, जैसे कुछ बहुत बुरा होने वाला है, पर क्या मेरा बेबी मेरे पास है और बाकी सब कुछ भी लगभग ठीक ही है, तो फिर ये डर, ये बेचैनी क्यों हो रही है मुझे।
बाबा जी कुछ समझ नहीं आ रहा है कि क्या करूं मैं और किसको बताऊं, अगर यहाँ किसी को बताया तो सब परेशान हो जाएंगे। परी के लिए सब पहले से ही वरिड है। ऋषि उससे शेयर कर सकता हूं मैं ये, वही ठीक रहेगा। अरु को ऐसे ब्लैंक देखकर रूह अरु के हाथ को पकड़कर धीरे से हिलाती है, जिसकी वजह से अरु अपने ख्यालों की दुनिया में से बाहर आता है और रूह की तरफ देखता है। तभी रूह फिर से अरु से कहती है, क्या हुआ अरु? आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। मैं आपको कल बता दूं। आई प्रॉमिस, कल मैं आपको सच्ची सच्ची बता दूंगी। रूह की बात सुनकर अरु रूह के माथे पर किस करता है और उससे कहता है, कोई बात नहीं बेटा, आप मुझे कल बता देना, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। रूह अरु की बात सुन उसके सीने से लग जाती है और उसे थैंक यू कहती है। उन दोनों को ऐसे देख सभी लेडीज दिल से बहुत खुश होती है, पर तभी ऋषि रूह के डिस्चार्ज पेपर के साथ अंदर आता है और अरु से कहता है, ये ले अरु, परी के डिस्चार्ज पेपर। अरु वो पेपर ऋषि की हाथों से लेता है और एक छोटी सी स्माइल के साथ ऋषि से कहता है, थैंक गॉड यार, तू पेपर्स ले आया। अभी मैं जल्दी से इन पर साइन कर दूँ और फिर मेरा बच्चा घर जाएगा। अरु ऋषि से पेन लेकर उन पेपर पर साइन कर देता है। तभी ऋषि अरु की तरफ देख उससे कहता है, अरु, परी तो सबके साथ घर जाएगी बट वी बोथ कांट। ऋषि की बात सुनते ही सबके सब उसकी तरफ देखने लगते हैं। अरु के चेहरे पर एक सीरियसनेस आ जाती है और रूह का चेहरा पीला पड़ जाता है। तभी ऋषि फिर से अरु से कहता है, अरु, अभी अभी हॉस्पिटल में एक केस आया है जिसके लिए हम दोनों का यहाँ पर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आई कनो इस वक्त प्रिंसेस को सबसे ज़्यादा तेरी ज़रूरत है, बट यार ट्रस्ट मी, अगर ये मेरे अकेले से हो जाता तो मैं तुझे रोकता नहीं। ऋषि की बात सुन अरु ऋषि से कहता है, ऋषि आई कनो तू ठीक बोल रहा है, पर यार मैं परी को अकेला कैसे छोड़ूं। तभी रूह अरु की बात को पूरा होने से पहले अरु का हाथ पकड़ते हुए उससे कहती है, अरु, घर में सब होंगे ना मेरे लिए, पर इस वक्त आपकी यहाँ बहुत ज़रूरत है, प्लीज़। देखो ये आपकी ड्यूटी है ना लोगों की जान बचाना, तो आप अपनी ड्यूटी पूरी करो और मेरी चिंता मत करो प्लीज़। रूह की बात सुनकर उन सबको उस पर प्राउड होता है कि वो सबसे पहली प्रायोरिटी अरु के काम को दे रही थी। अरु रूह की तरफ देखता है और वो अपना सिर हिलाती है। तभी अरु ऋषि की तरफ देख उससे कहता है, ठीक है आ रहा हूँ मैं, तू तब तक ओटी रेडी करवा और पेशेंट के कुछ टेस्ट भी। इस पर ऋषि अरु की तरफ देख उससे कहता है, तू उसकी टेंशन मत ले, मैंने पहले ही पेशेंट को टेस्ट के लिए भेज दिया है और राहुल दूसरा डॉक्टर है वहाँ। अरु अपना सिर हिलाता है और ऋषि रूह की तरफ आकर उसके माथे पर किस करता है और उससे कहता है, आप ध्यान रखना अपना प्रिंसेस, क्योंकि आज आपको जो अटैक्स आए थे वो नॉर्मल नहीं थे। मैं आपसे कल मिलने आऊँगा KMOK। रूह अपना सिर हिलाती है और तभी अरु भी रूह का चेहरा अपने हाथों में लेते हुए उससे कहता है, आपने बिल्कुल भी उस बारे में नहीं सोचना है और खुद को स्ट्रेस तो देना ही नहीं है। अगर आपको बहुत बहुत ज़्यादा डर लगे तो आपके पास ये है ना। अरु रूह के गले में जो उसकी अरु की सोने की चैन होती है जिसमें वाहेगुरु जी का लॉकेट होता है उसे धीरे से पकड़ता है, बस इनसे प्रार्थना करना ठीक है, डरना नहीं, सब होंगे ना वहाँ। रूह में अपना सिर हिलाती है और तभी अरु साक्षी और नीति की तरफ देख उनसे कहता है, साक्षी आंटी, भाभी प्लीज़ आज के दिन इसे अकेला मत छोड़ना। तभी साक्षी अरु से कहती है, अरु तुम परेशान मत हो बेटा, हम सब ध्यान रखेंगे। तभी अरु कबर्ड से अपने कपड़े OT यूनिफॉर्म नेवी ब्लू कलर का हॉस्पिटल स्क्रब निकालता है और बाथरूम में चला जाता है और ऋषि भी उसके कपड़े चेंज करने के लिए उसके कैबिन में चला जाता है। कुछ मिनट बाद अरु बाथरूम से बाहर आता है और जब रूह उसकी तरफ देखती है तो बस उसे देखती ही रह जाती है, क्योंकि अरु उस यूनिफॉर्म में भी बहुत हॉट एंड हैंडसम लग रहा होता है। अरु रूह की तरफ देखता है और फिर उसके पास आकर उसके एक कान में धीरे से कहता है, परी दिस इज़ बैड मैनर्स बच्चे, आप तो मुझे ऐसे देख रहे हो जैसे मैं कोई मॉडल हूँ। तभी रूह अरु की तरफ देख उससे कहती है, आप बहुत बहुत ज़्यादा हैंडसम हो ना, इसीलिए मेरा दिल करता ही नहीं आपके तरफ ना देखने का, तो मैं क्या करूँ। इस पर अरु रूह के गाल पर एक किस करते हुए उससे कहता है, तो आप अपने दिल को अभी के लिए ये बात समझा दीजिए कि अभी मुझे ना देखे, पर हाँ कल जब मैं आपके पास रहूँगा ना तब आप जितना चाहो उतना मुझे देख सकते हो। उतने में ऋषि रूम में अंदर की तरफ झांकते हुए अरु से कहता है, अरे ओए मेरे रोमियो, अगर तेरा हो गया है तो चले, OT में सब हमारा ही वेट कर रहे हैं। अरु में अपना सिर हिलाता है और रूह के माथे पर एक डिप किस करते हुए उससे कहता है, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ बेटा, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि जब आप अपनी आंखें खोलोगे ना तब मैं आपके आगे रहूँगा, ओके। रूह सिर्फ उसकी तरफ देखती है और अरु एक बार फिर से उसके माथे पर किस करने के बाद ऋषि के साथ वहाँ से चला जाता है। इधर रूह अरु को रूम से बाहर जाता हुआ देख अपने मन में सोचती है, शायद आज जो भी हुआ है और आगे होगा उसके बाद तो मुझे भी नहीं पता कि मैं आपको किस हालत में मिलूंगी अरु। आज फिर से वो सब कुछ फील करने के बाद तो वो काला और डरावना पास्ट मेरा पीछा नहीं छोड़ेगा। पूरे 9 साल लगे हैं मुझे वो सब कुछ भुलाने में, और देखो मेरी किस्मत, आज फिर एक बार वक्त ने मुझे वही सब याद दिला दिया और मेरे जख्मों को फिर से ताज़ा कर दिया। मैं कैसे भुला दूँ उस दिन, उस हादसे को जो मेरी लाइफ का सबसे भयानक सच बन चुका है। मेरे से नहीं होगा ये फिर से, मैं कैसे करूँगी बाबा जी।
ये सब कुछ सोचते हुए रूह अंदर से पूरी तरह से टूट रही होती है। उसकी आत्मा चीखने के लिए, रोने के लिए तड़प रही होती है, पर वो अभी इतनी मजबूर होती है कि उसे उसका दिल खुलकर रोना की इजाज़त भी नहीं देता। चैप्टर 57 रूह और कपूर फैमिली के लिए सबसे खौफनाक रात। सभी लोग हॉस्पिटल से अपने अपने घर के लिए निकल जाते हैं और कपूर फैमिली भी रूह के साथ केएम के लिए निकलते हैं। ऐसे ही समय बीतता जाता है। रात गहरी और काली होते जाती है। तभी पार्थ राघव से कहता है, डैड आज बाहर कितनी डार्कनेस है ना। लाइक काली रात। इस पर राघव खिड़की से बाहर की तरफ देखते हुए पार्थ से कहता है, हाँ पार्थ, आज सच में बहुत घना अंधेरा है बाहर और ऊपर से ठंड भी बहुत है। देखा नहीं कैसे कोहरा छाया हुआ था जब हम आ रहे थे, तो इसीलिए बोल रहा हूँ कि डोंट स्टेप आउट टुनाइट। पार्थ राघव की बात से सहमत होते हुए अपना सिर हिलाता है और ऐसे ही और थोड़ा वक्त बीत जाता है। अभी करीबन 10 बजे के आसपास जब सब डिनर करके उनके रूम में जाने ही वाले होते हैं, तभी रोहन सबको रोकती है और उनसे कहती है, मम्मा पापा भैयू भाभी मुझे कुछ कहना है आपसे। इस पर राघव रूह का एक गाल पकड़ते हुए उससे कहता है, हाँ प्रिंसेस बोलिए। राघव की बात सुन रूह सबकी नज़रों से छिपाकर अपनी एक मुट्ठी बंद करती है और राघव से कहती है, पापा क्या मैं आज की रात अकेले सो सकती हूँ? मुझे पता है कि अरु ने आप सबको मुझे अकेले ना छोड़ने के लिए बोला है, पर प्लीज़ मुझे आज के लिए अकेले रहना है। मैं खुद को चोट नहीं पहुंचाऊंगी। तभी वो अपने मन में कहती है, अगर हो सके तो। रूह फिर से राघव की तरफ देख उसका हाथ पकड़ती है और उससे कहती है, मुझे पता है कि आप सबको मेरी बहुत चिंता है, पर प्लीज़ सिर्फ आज के लिए आप मेरी बात मान जाइए ना पापा। आप सबको बाबाजी दा वास्ता प्लीज़। रूह की बात सुन के तो अब कोई भी उसे मना ही नहीं कर सकता था। अभी उन चारों के आगे एक बहुत बड़ी चुनौती थी और उस पर रूह ने सबको वाहेगुरु जी का वास्ता दे दिया था, जिससे चाहकर भी कोई मुकर नहीं सकता था। तभी राघव रूह का चेहरा अपने हाथों में पकड़ते हुए उससे कहता है, ये आपने क्या किया बच्चे? अब हम कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, आपको आज रात के लिए अकेला रहना है तो रहिए, पर आप मम्मा पापा के रूम में रहोगे और हाँ, दरवाज़ा अंदर से लॉक नहीं करोगे। राघव की बात सुन रूह अपने मन में सोचती है, अगर मैंने दरवाज़ा बंद नहीं किया तो मेरे वजह से इन्हें तकलीफ होनी है। नहीं नहीं, मैं अपने लिए इन्हें परेशान नहीं कर सकती, पहले ही मेरी वजह से बहुत कुछ झेल चुके हैं सब, अब और नहीं। तभी रूह राघव की तरफ देख उससे कहती है, पापा अगर मैं दरवाज़ा खुला छोड़ दूंगी तो मुझे पता है कि आप सब 5-5 मिनट में रूम में आएंगे ये देखने के लिए कि मैं ठीक हूँ या नहीं। वैसे रहा तो आप सब रात भर सोएंगे नहीं, जो मुझे नहीं चाहिए, तो प्लीज़ और दरवाज़ा बंद करके मैं चुपचाप सो जाऊंगी ना, तो फिर आप लोगों को मुझे चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। अभी देखो, आप मुझसे और कोई सवाल जवाब नहीं कर सकते, आपको अपने प्रिंसेस पर ट्रस्ट है ना, और मैंने कहा ना कि मैं खुद अपने आप को कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी, तो प्लीज़ मान जाइए ना। इस पर राघव रूह के माथे पर किस करते हुए उससे कहता है, मेरा दिल नहीं मान रहा है बेटा आपको अकेले रहने की परमिशन देने के लिए, और ऊपर से आपकी तबीयत भी खराब है, ऐसे में माँ बाप को उनके बच्चे की चिंता तो होगी ही ना। पर अभी हमारे पास भी कोई ऑप्शन नहीं है सिवाय आपकी बात मानने की, तो ठीक है हमें मंजूर है। रो राघव की तरफ देख उसे एक छोटी सी स्माइल देती है, पर तभी साक्षी रूह से कहती है, मेरी एक शर्त है, जो आप मानोगे तभी मैं आपको अकेला छोड़ूंगी। जब तक आप गहरी नींद में सो नहीं जाते तब तक मैं रूम से बाहर नहीं जाऊंगी। तभी राघव, पार्थ और नीति भी साक्षी का साथ देते हुए रूह से कहते हैं, और ना ही हम जाएंगे। उन चारों की बात सुनकर रूह कुछ मिनट के लिए सोचती है और फिर अपना सिर हिलाते हुए उनसे कहती है, हाँ ठीक है, मुझे मंजूर है, पर मेरे सोने के बाद आप लोग भी सो जाएंगे ना, क्योंकि आज आप सब भी बहुत थक गए हो तो सबको रेस्ट की ज़रूरत है। इस पर नीति रूह से कहती है, ठीक है प्रिंसेस, पर अगर कुछ भी गलत लगे या फिर आपको किसी बात से डर लगे तो सीधा आप हम चारों में से किसी के भी पास आ सकते हो। टाइम नहीं देखना और ये सोचना तो बिल्कुल भी नहीं कि आपकी वजह से हमारी नींद खराब हो जाएगी। डायरेक्ट आना है। रूह बिना कुछ बोले सिर्फ अपना सिर हिलाती है और फिर वो चारों रूह को राघव साक्षी के रूम में ले जाते हैं और फिर साक्षी और नीति मिलकर रूह को सुला देते हैं और रूह भी थकावट की वजह से झट से गहरी नींद में सो जाती है। लगभग आधे घंटे बाद साक्षी और नीति दोनों बाप बेटे को रूह के गहरे नींद में होने का इशारा करती है और फिर बहुत धीरे से वो चारों रूह के माथे पर बिल्कुल हल्की सी किस करते हैं और धीरे से उसके रूम से बाहर आकर रूम का दरवाज़ा बंद करते हैं। तभी पार्थ अपना छोटा सा चेहरा बनाकर उन तीनों से कहता है, मेरा ना सच में दिल नहीं कर रहा है परी को ऐसे अकेले छोड़ने का, पर उसने हमें बांध दिया और अभी चाहकर भी हम में से कोई उसकी बात से मुकर नहीं सकता। अभी तो बस बाबाजी ही उसका ख्याल रखेंगे। पार्थ अपने दोनों हाथों को जोड़ता है और साथ में वो तीनों भी अपने अपने हाथ जोड़ते हैं। तभी पार्थ ऊपर की तरफ देख कहता है, बाबाजी आज रात के लिए मैं अपने परी की जिम्मेदारी आप पर सौंप रहा हूँ, प्लीज़ उसका ख्याल रखी। पता नहीं क्यों कुछ डर सा लग रहा है और मुझे ऐसे भी लग रहा है कि मेरे बेबी पर कोई बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है और जैसे ये रात हम सबके लिए भी एक खौफनाक रात बनने वाली है। प्लीज़ कुछ भी बुरा होने से पहले आप संभाल लेना या फिर कुछ ऐसा कर देना कि जिससे सब कुछ ठीक हो। अब मैं सिर्फ और सिर्फ आपके ही भरोसे अपनी बहन को छोड़ रहा हूँ। मेहर करी। इतना कहकर वो लोग अपने अपने रूम में चले जाते हैं। राघव और साक्षी दूसरे रूम में जाते हैं।
बीच में एक दो बार राघव और पार्थ रूह की रूम में आते हैं उसे चेक करने। दोनों बार ही रूह उन्हें सोती हुई मिलती है क्योंकि वो सच में सो रही होती है, और फिर जब वो दोनों अपनी अपनी वाइफ को रूह के बारे में बताते हैं तब जाकर साक्षी और नीति की जान में जान आती है। दिन भर की भाग दौड़ से थका हुआ होने की वजह से जैसे ही वो सभी बेड पर लेट जाते हैं उन्हें अपने आप ही नींद आ जाती है और वो भी गहरी नींद में सो जाते हैं। करीब करीब 1 बजे का वक्त होता और सभी अपने अपने रूम में सो रहे होते हैं कि तभी रूह अपने रूम में अचानक से नींद में चीखने लगती है, पर कोई उसकी आवाज़ सुन नहीं पाता क्योंकि वो रूम साउंड प्रूफ होता है। पार्थ का भी रूम साउंड प्रूफ होता है जिसकी वजह से रूम से कोई भी आवाज़ बाहर नहीं जा सकती थी। रूह नींद में चीखते हुए कहती है, नहीं प्लीज़ मत करो। प्रीति छोड़ो उसे, मत मारो प्रीति। इतना कहकर रूह चीखते हुए अपनी नींद से उठती है और बहुत जोर से सांस लेने लगती है। तभी उसके कानों में कुछ आवाज़ें सुनाई देती है जिसे सुनकर उसका सिर चकराने लगता है और रूह उस आवाज़ों से अपना पीछा छुड़ाने के लिए अपने कानों को अपने दोनों हाथों से ढक लेती है, पर तब भी वो उस आवाज़ से अपना पीछा छुड़ाने में नाकामयाब होती है। तभी रूह बुरी तरह से कांपते हुए अपने आप से कहती है, नहीं, मुझे नहीं याद करना वो दिन, प्लीज़ प्लीज़, बहुत बुरा था वो, बहुत बहुत बुरा। इतना कहकर रूह अपने बेड पर से उठती है। उसकी पूरी बॉडी अभी बुरी तरह से कांप रही होती है, यहाँ तक कि वो ठीक से खड़े रहने के हालत में भी नहीं होती, पर तब भी अपने लड़खड़ाते हुए पैरों से चलकर वो बाथरूम की तरफ जाती है। उसके कानों में अभी किसी की चीखें गूंज रही होती है जिसकी वजह से वो काफ़ी डर जाती है और ऊपर से उसका सिर भी घूम रहा होता है। रूह अपने लड़खड़ाते हुए पैरों से अनजाने में शॉवर कैबिनेट में चली जाती है और गलती से उसका धक्का लगने की वजह से शॉवर चालू हो जाता है जिसमें से अभी बर्फ जैसा ठंडा पानी रूह की पूरी बॉडी पर गिरने लगता है। पहले से ही आज बाहर का मौसम काफ़ी ठंडा होता है और उस पर यह ठंडे पानी का शॉवर रूह को पूरा भीगा देता है जिसकी वजह से बच्ची और ज़्यादा कांपने लगती है। ये एक ऐसी सिचुएशन बन गई थी कि जहां रूह के दिमाग ने उसका साथ देना छोड़ दिया था और अभी रूह का एक जगह पर खड़ा रहना मुश्किल था। 5 मिनट बाद रूह के पैर भी ठंड की वजह से जम जाते हैं जिसकी वजह से रूह धड़ाम से नीचे गिर जाती है और उसके गले में लटक रहे चैन से बाबाजी का लॉकेट उसके नज़रों के आगे आता है। रूह वही शॉवर के नीचे ज़मीन पर बैठ जाती है और उस लॉकेट को अपने हाथ में पकड़ती है। बहुत ज़्यादा ठंड की वजह से उसकी पूरी बॉडी जैसे अकड़ सी जाती है और रूह अपने दोनों घुटनों को अपने सीने के पास मोड़कर किसी छोटे से बॉल की तरफ वही सिकुड़ के बैठ जाती है। शॉवर का ठंडा पानी अभी भी उस पर गिर रहा होता है और वो कांप रही है और ऐसे ही ना जाने कब वो वही बेहोश हो जाती है, उसे कुछ पता नहीं चलता। 5 घंटे बाद अचानक से साक्षी की नींद खुलती है और उसे कुछ अजीब सा लगने लगता है। साक्षी अपने फ़ोन में टाइम चेक करती है जो 6:10 बता रहा होता है और तभी वो राघव की तरफ देखती है जो अभी तक सोया हुआ था पर उसके माथे पर कुछ शिकन थी। साक्षी राघव को हिलाते हुए उससे कहती है, राघव प्लीज़ उठो, 6 बज गए हैं। साक्षी की बात सुन राघव की नींद भी खुलती है और वो झट से उठकर बेड पर बैठता है और साक्षी से कहता है, यार पता ही नहीं चला कि कब मैं इतनी गहरी नींद में सो गया। इस पर साक्षी उससे कहती है, इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, कल सब थक गए थे तो नींद लग गई, पर अभी चल के पहले बेबी को देखते हैं ना, पता नहीं क्यों पर मुझे बहुत घबराहट हो रही है। पहले चलो राघव, जब तक मैं उसे देखूंगी नहीं मेरा दिल नहीं मानेगा। राघव साक्षी की बात मानकर तुरंत बेड पर से उतरता है और दोनों अपनी चप्पलें पहनकर जब रूम से बाहर आते हैं तभी उनको पार्थ और नीति भी दिखते हैं। तभी पार्थ राघव से कहता है, वी आर सॉरी डैड, वो कल पता नहीं कैसे हमारी आंख लग गई थी और हम सो गए। इस पर राघव पार्थ के कंधे पर अपना एक हाथ रखते हुए उससे कहता है, कोई बात नहीं पार्थ, कल हम दोनों भी सो गए थे, पर अभी चलो पहले प्रिंसेस को देखते हैं। इतना कहकर राघव अपने रूम की तरफ बढ़ता है और वो तीनों भी राघव के पीछे आते हैं। जब वो चारों रूम के अंदर आकर बेड पर देखते हैं तभी उन्हें रो बेड पर नहीं दिखती। तभी नीति बाथरूम का दरवाज़ा खोलकर जब बाथरूम में जाती है तब अपने आगे का दिल दहलाने वाला नज़ारा देखकर उसकी एक चीख निकल आती है और नीति की चीख सुनकर वो तीनों भी दौड़ते हुए अंदर आते हैं और देखते हैं कि नीति शॉवर कैबिनेट के आगे खड़ी कांप रही होती है। नीति को ऐसे देख वो तीनों डर जाते हैं, उनका रूह पर ध्यान नहीं होता क्योंकि वो तीनों थोड़ी दूरी पर खड़े होते हैं जहाँ से रूह नहीं दिखती। तभी वो तीनों नीति के पास आते हैं और पार्थ नीति से पूछता है, नीति व्हाट्स रॉन्ग, तुम चीखी क्यों और प्रिंसेस कहाँ है। तभी नीति अपनी कांपती हुए उंगली से रूह की तरफ इशारा करती है और जब वो तीनों रूह की तरफ देखते हैं तो उनकी सांसें रुक जाती है। अंदर रूह वैसे ही पोजीशन में होती है पर ऊपर से नीचे तक वो पूरी तरह से भीगी हुई होती है जिसकी वजह से उसके कपड़ों से पानी टपक कर नीचे ज़मीन पर जमा हुआ था और अभी पानी की टंकी भी पूरी तरह से खाली होने की वजह से शॉवर तो बंद था पर अभी भी पानी की कुछ बूंदें रूह के बॉडी पर गिर रही थी। राघव रूह की तरफ देख जोर से चिल्लाता है, प्रिंसेस। राघव अंदर रूह की तरफ आता है और जब वो रूह को हिलाने के लिए रूह की एक्सपोज बॉडी को टच करता है उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है और वो डरते हुए उन तीनों से कहता है, इसकी बॉडी तो बर्फ जैसी ठंडी पड़ चुकी है। राघव रूह को हिलाता है पर उसके हिलाने से रूह पीछे की तरफ गिरती है और उसका सिर पीछे की दीवार से बहुत बुरी तरह से टकराने ही वाला होता है कि राघव तुरंत रूह को अपनी तरफ खींच लेता है जिसकी वजह से रूह का सिर राघव के सख्त सीने से टकराता है।
राघव रूह के एक गाल पर थपथपाते हुए कहता है, परी उठो बच्चे। जब रूह राघव को कोई भी रिस्पांस नहीं करती तभी राघव रूह की पल्स चेक करता है जो अभी बिल्कुल ना के बराबर चल रही होती है। रूह की हॉटबिट्स देखने के लिए राघव रूह के सीने के ऊपरी हिस्से पर अपना हाथ रखता है जहां एक इंसान का दिल होता है। राघव को जब ये पता चलता है कि रूह के दिल की धड़कन बहुत ज़्यादा धीमी है वो घबरा जाता है और रूह को अपनी गोद में उठाकर उसे बाहर लाता है और पार्थ की तरफ देख उससे कहता है, पार्थ अरु को फ़ोन करो जल्दी वरना आज सच में हम अपनी बच्ची को खो देंगे। पार्थ हमें अपना सिर हिलाता है और बाहर की तरफ चला जाता है। राघव रूह को बेड पर सुलाता है और दोनों साक्षी और नीति की तरफ देख उनसे कहता है, पहले बच्ची के कपड़े चेंज कर दो, गीले कपड़ों की वजह से और ज़्यादा हालत ख़राब हो रही है बेबी की। मैं बाहर हूँ, तुम दोनों जल्दी से चेंज कर दो। इतना कहकर राघव पहले रूम का हीटर चालू करता है और फिर बाहर की तरफ आता है। राघव दौड़ते हुए नीचे किचन में जाता है और गैस चालू करके गैस पर तेल गर्म करने के लिए रखता है। सभी सर्वेंट्स इतने सालों बाद राघव को किचन में देख चौंक जाते हैं पर कोई कुछ नहीं बोलता और सिर्फ एक जगह पर सब खड़े होते हैं। चैप्टर 58 अरु और पार्थ ने किया रूह को सजा देने का फैसला। पार्थ अरु का नंबर डायल करता है और अरु को फ़ोन करते वक्त लगातार उसके आंखों से आंसू बह रहे होते हैं। सिर्फ पार्थ ही नहीं पर रूह को उस हालत में देखकर राघव, साक्षी और नीति के भी आंसू बहने लगते हैं। दूसरी तरफ द वर्ल्ड हॉस्पिटल में अरु अपनी बैक टू बैक 2 सर्जरी करने के बाद पूरा थका हारा अपने कैबिन में आता है और एक कांच के ड्रॉवर से अपना फ़ोन लेते हुए सोफे पर बैठता है जो उसके कैबिन में होता है। ओटी में जाने से पहले अरु ने अपना फ़ोन साइलेंट पर कर दिया था तो अभी वो अपना फ़ोन साइलेंट से हटाता है और उसके साथ ही एक ग्लास पानी पीता है। पानी पीने के बाद अरु अपनी आंखें बंद करके कुछ सोचते हुए अपने मन में कहता है, यार आधी रात को मुझे इतनी घबराहट क्यों हो रही थी। इतने ठंड के मौसम में भी मुझे पसीने छूट रहे थे और मेरा दिल जोरों से धड़क रहा था। मेरी बच्ची ठीक तो होगी ना? कॉल करूँ क्या? नहीं, कल की वजह से सब थक चुके थे तो अभी सो रहे होंगे, उन्हें ऐसे डिस्टर्ब करना अच्छा नहीं लगेगा। एक काम करता हूँ, थोड़ी देर बाद भाई को कॉल करके पूछ लेता हूँ। हाँ, ये ठीक रहेगा। इतना कहकर अरु अपना फ़ोन टेबल पर रखने ही वाला होता है कि उतने में ही उसका फ़ोन बजने लगता है और जब अरु कॉलर देखता है तो 1 मिनट के लिए चौंक जाता है और खुद से कहता है, अरे वाह, पार्थ भाई तो मेरे दिल की बात जानने में एक्सपर्ट हो गए हैं। यहाँ मैंने कहा नहीं और वहाँ उन्हें पता भी चल गया कि आई वॉज मिसिंग माई प्रिंसेस। अरु पार्थ का कॉल रिसीव करता है और कहता है, हेलो भाई, गुड मॉर्निंग। तभी पार्थ दूसरी तरफ से रोते हुए अरु से कहता है, अरु प्लीज़ कम टू KM फास्ट, इट्स वेरी अर्जेंट। इस पर अरु थोड़ा घबरा जाता है और अपनी जगह से उठते हुए पार्थ से पूछता है, क्या हुआ है भाई, आप रो रहे हो? वहाँ सब ठीक है ना? परी ठीक है? तभी पार्थ अपना कंट्रोल खोते हुआ बुरी तरह से रोने लगता है और अरु से कहता है, मैं तुम्हें फ़ोन पर कुछ नहीं बता पाऊंगा अरु, प्लीज़ तुम यहाँ आ जाओ और जितने जल्दी हो सके उतने जल्दी आने की कोशिश करो, टाइम नहीं है हमारे पास अरु। पार्थ की बात सुन अरु का दिल फिर से जोरों से धड़कने लगता है और वो पार्थ से कहता है, मैं आ रहा हूँ भाई, प्लीज़ आप संभालिए खुद को। इतना कहकर अरु फ़ोन कट कर देता है और अपने रूम से बाहर जाने के लिए भागता है। जैसे ही वो अपनी कैबिन का दरवाज़ा खोलता है वो ऋषि से टकराता है। तभी ऋषि अरु को पकड़ते हुए उस पर थोड़ा चीखते हुए है, अबे ए गधे, कहीं पर आग लगी है क्या जो उसे बुझाने के लिए तू इस तरह से भागते हुए जा रहा है? इतनी क्या जल्दी है तुझे जो तुझे मेरी तरह ये पहाड़ जैसा लड़का नहीं दिखा? इस पर अरु ऋषि से कहता है, प्लीज़ मैं मजाक के मूड में नहीं हूँ ऋषि, इट्स सीरियस। अरु की बात सुन ऋषि उससे पूछता है, अरु क्या बात है, तू परेशान लग रहा है, सब ठीक है ना? तभी अरु ऋषि को बताता है, पता नहीं ऋषि, अभी मुझे पार्थ भाई का कॉल आया था और वो रो रहे थे। उन्होंने मुझे वजह तो नहीं बताई पर इतना ज़रूर कहा कि जितनी जल्दी हो सके मैं वहाँ पहुँचूँ। इस पर ऋषि अरु से कहता है, तो चल मैं भी आ रहा हूँ तेरे साथ। तू ना अभी हड़बड़ी में है तो पक्का कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर करेगा। चल। ऋषि की बात मानते हुए अरु ऋषि के साथ हॉस्पिटल से KM के लिए निकल जाता है। इधर KM में गुजरते हुए एक एक लम्हे के साथ रूह की हालत और ख़राब होने लगती है। रूह की बॉडी अभी भी ठंड की वजह से पूरी तरह से जमी हुई होती है और इतना ही नहीं, ठंड की वजह से रूह के गुलाबी होंठ अभी पूरी तरह से नीले पड़ चुके थे, जो सच में एक बहुत सीरियस बात है। रूह की पूरी बॉडी तो बर्फ जैसी ठंडी थी पर उसका माथा अभी किसी ज्वालामुखी की तरह तप रहा था। वो चारों रूह के हाथों और पैरों को रब कर रहे होते हैं और उसकी बॉडी अभी 3 से 4 बड़ी बड़ी कंबल से ढकी हुई होती है। रूह का पूरा चेहरा पीला पड़ चुका था और उसकी हालत धीरे धीरे और बिगड़ती जा रही थी। तभी राघव पार्थ की तरफ देख चीखते हुए उससे कहता है, यार फ़ोन लगा ना एक बार उसे, अरु को और पूछ कहा है। ये बच्ची अपनी सांसें भी नहीं ले रही है ठीक से। इस पर पार्थ अपने बहते हुए आंसू पोंछता है और अपने फ़ोन को पकड़ते हुए राघव से कहता है, डैड मैं अभी को। पार्थ आगे बोलने ही वाला होता है कि वहाँ अरु और ऋषि आ जाते हैं और ऋषि उनसे कहता है, हम आ गए अंकल। दौड़ने की वजह से वो दोनों तेजी से हाँफ रहे होते हैं पर जैसे ही उनका ध्यान कंबल में ढकी हुई रूह पर पड़ता है वो डर जाते हैं और तभी अरु उन सबसे पूछता है, परी
ये ऐसे क्यों सो रही है और इतनी सारी बेडशीट्स उस पर क्यों डाली है। अरु और ऋषि को वहां देख राघव बिना कोई देरी किए उन्हें पूरी सिचुएशन बताता है कि उन्होंने रूह को सुबह किस हालत में देखा था। राघव की बात सुनकर तो जैसे अरु की पूरी दुनिया ही रुक जाती है और वो पीछे की तरफ गिरने ही वाला होता है कि ऋषि सही समय पर उसे संभाल लेता है। अरु को पूरी तरह से ब्लैंक देख के ऋषि उससे कहता है, अरु देखिए, रोने और ऐसे ब्लैंक होने का टाइम नहीं है। पहले ही हमारे हाथों से बहुत वक्त निकल चुका है, वी कांट वेस्ट मोर टाइम नाउ। प्लीज़ भाई अपने होश में आ, बच्ची की जिंदगी दांव पर लगी है। ऋषि की बात सुनकर अरु को एहसास होता है और वो रूह की तरफ बढ़ता है। अरु कंबल के अंदर अपना हाथ डालकर रूह की बॉडी को टच करता है और अगले ही पल उसके चेहरे के सारे एक्सप्रेशंस बदल जाते हैं और उसके चेहरे पर स्ट्रिक्टनेस आती है। अरु ऋषि की तरफ देख बिना किसी इमोशंस के उससे कहता है, इसकी पूरी बॉडी आइस की तरफ कोल्ड हो चुकी है और ऐसे में हमें कुछ भी करके इसके बॉडी को हिट गर्माहट प्रोवाइड करनी होगी। अरु उन चारों की तरफ देख उनसे कहता है, आप लोग प्लीज़ बाहर जाइए, हम दोनों हैं यहाँ, प्लीज़। अरु की बात मानकर ना चाहते हुए भी वो लोग रूम से बाहर चले जाते हैं और इधर अरु ऋषि के साथ मिलकर अपना काम शुरू करता है। ऐसे ही 2-3 घंटे बीत जाते हैं और अभी अरु पूरी फैमिली के साथ हॉल में बैठा हुआ होता है। रूह की खबर सुनकर वो सभी केएम आते हैं जो कल हॉस्पिटल में थे। रूह के पास मीरा और पंखू होती है। तभी करण उन सबसे कहता है, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि ऐसे अचानक से क्या हुआ होगा जिसकी वजह से इतनी बात बिगड़ गई और बच्ची के जान पर आ गई। इस पर ऋषि करण से कहता है, मुझे पक्का ये परी के पास्ट से रिलेटेड कुछ लगता है। हाँ, इससे पहले भी उसकी तबीयत खराब हुई है पर कल और आज तो उसकी कंडीशन आउट ऑफ द कंट्रोल थी। तभी ऋषि अरु की तरफ देख उससे कहता है, अरु प्लीज़ पूछना उससे, क्योंकि अभी ये बहुत ज़रूरी हो गया है और मुझे इस बात का पूरा यकीन है कि उसके पास्ट से रिलेटेड जो भी घाव है अभी वो पूरी तरह से फ्रेश हो चुके हैं। ऋषि की बात को सुनकर अक्ष उन सब की तरफ देख कहता है, मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है कि अगर प्रिंसेस को इतना डर लगता है तो कल उसने अकेले रहने का फैसला क्यों किया, जबकि कल तो उसे सबके साथ रहना चाहिए था। इस पर अरु अक्ष से कहता है, क्योंकि उसे पता था कि उसे बहुत ज़्यादा तकलीफ होगी। अरु अक्ष की तरफ देख उसे बताता है, पता है अक्ष, अगर किसी इंसान के आगे कुछ ऐसी सिचुएशन आ जाए ना जिससे उसका अतीत जुड़ा है तो इस वजह से उस इंसान को वो सब कुछ फिर से को याद आने लगता है। अगर हमारे पास्ट में कुछ अच्छा है तो वो हमें बहुत खुशी, बहुत सुकून देता है, पर वही अगर पास्ट में कुछ बहुत ही बुरा और दर्दनाक हादसा हुआ हो ना तो वो हमें दर्द और तकलीफ के साथ साथ ऐसा डर भी देता है जो धीरे धीरे हमारी जान लेने के लिए काफ़ी है। अतीत की बुरी यादों से तो हम जैसे अच्छे नहीं संभल पाते तो वो एक छोटी सी बच्ची क्या करेगी। मैंने कल कहा था परी से तो उसने मुझसे कहा कि वो मुझे कल आज बताएगी, जबकि उसे ये बात बहुत अच्छे से पता थी कि कल की रात उसके लिए बहुत भारी होने वाली थी। वो चाहती तो इन लोगों से कपूरस कह सकती थी कि आज रात के लिए उसे इन सब के साथ रहना है, पर उसने चुना भी तो क्या अकेलापन और दर्द, पता है क्यों। वो सभी अरु की तरफ देखते हैं जिसकी आंखों से आंसू अभी किसी झरने की तरह बिना रुके बह रहे थे। तभी अरु उन सब की तरफ देख उनसे कहता है, उसे पता था कि सब उसके लिए बहुत परेशान हो जाएंगे और हमारी प्रिंसेस किसी को अपने लिए परेशान भला कैसे कर सकती है। बड़ी ही चालाकी से उसने आप सब से कपूरस अपनी बात मनवा ली और देखो खुद इतने दर्द और तकलीफ में अकेले तड़पती रही। उसने कल अपने मन की तो कर ली पर इतना नहीं सोचा कि अगर उसे कुछ हो गया तो हम कैसे रहेंगे, मैं कैसे रहूँगा, मेरा ख्याल भी नहीं आया होगा ना उसे। तो ठीक है, अभी मैं भी गुस्सा हूँ उससे और इस बार इतनी आसानी से वो मुझे मना नहीं पाएगी। बहुत मज़ा आता है ना उसे सबको ऐसे रुला के, तो इस बार उसे ऐसी सीख मिलेगी कि आगे चलकर अपनी लाइफ के साथ खेलने से पहले वो 100 बार सोचेगी। उसने मेरा प्यार देखा है पर अब वो उसके अरु का लाड प्यार नहीं बल्कि अरहान मल्होत्रा की स्ट्रिक्टनेस देखेगी। अरु की बात को सुनने के बाद विशाल अरु से कहता है, आर यू श्योर अबाउट दिस बेटा, एक बार फिर से सोच लो क्योंकि हम जानते हैं कि अरहान मल्होत्रा कैसा है और सच कहूँ तो बच्ची झेल नहीं पाएगी अरु। तभी पार्थ अरु का साथ देते हुए विशाल से कहता है, नहीं अंकल, अरु ने जो भी फैसला किया है वो बिल्कुल ठीक है और इसमें मैं अरु के साथ हूँ। मैंने भी समझाया था परी को कि ऐसी कोई भी हरकत ना करे जिससे उसकी जान को खतरा हो, पर क्या किया उसने, सिर्फ अपनी ही मनमानी की ना। इस बार सिर्फ अरु ही नहीं मैं भी उसे पनिश करूंगा। तभी वहां बैठा रोहन अपने सब्र का बांध तोड़ते हुए वो अरु और पार्थ की तरफ देख उनसे कहता है, तुम दोनों बहुत बड़ी गलती करने जा रहे हो। बच्ची है वो, अगर एक बार में नहीं समझी तो फिर से उसे समझाओ, मान जाएगी, पर भूलकर भी अपने गुस्से और नाराज़गी में आकर ऐसा कदम मत उठाना कि जिसके लिए तुम दोनों को सारी उम्र पछताना पड़े। एक बात अपने दिमाग में बहुत अच्छे से बिठा दो तुम कि अगर तुम्हारी बेवकूफ़ियों की वजह से कुछ भी गड़बड़ हुई या उस बच्ची को कुछ हुआ तो मैं तुम दोनों को कभी माफ़ नहीं करूंगा। राघव भी रोहन का साथ देते हुए अरु और पार्थ की तरफ देख उनसे कहता है, ना ही मैं करूंगा। मेरे लिए मेरी बच्चियां जरूरी है, ना कि ये कि उन्होंने क्या किया है और क्या नहीं। रोहन और राघव की बातों को सुनकर अरु कुछ बोलने ही वाला होता है कि मीरा ऊपर से रोते हुए अरु से कहती है, अरु भाई वो परी को देखो ना, वो ठंड की वजह से बहुत कांप रही है।
मीरा की बात सुनते ही अरु ऊपर की तरफ भागता है और सब अपने अपने जगह से उठकर ऊपर जाने ही वाले होते हैं कि ऋषि उनसे कहता है, आप सब प्लीज़ यहीं रुकिए। ऋषि की बात को समझते हुए वो सब नीचे ही रुक जाते हैं और ऋषि भी अरु के पीछे ऊपर रो के रूम की तरफ भागता है। रो की रूम में पंखू रो के हाथ को रब करते हुए रो रही होती है और तभी अरु और ऋषि दोनों रूम में आ जाते हैं और ऋषि पंखू को बाहर भेजता है। पंखू के जाने के बाद जब अरु रो को चेक करता है, रो की बिगड़ती हालत देख वो भी डर जाता है और ऋषि की तरफ देखता है जो अभी रो के हाथ को रब कर रहा होता है। अरु ऋषि की तरफ देख उससे कहता है, मुझे जिस बात का डर था वही हुआ है ऋषि। हाइपोथर्मिया है। हमने ऑलरेडी प्रिंसेस को हाई डोज दिए है और यहाँ तक कि सभी तरीके भी ट्राई किए मेडिकल होम रेमेडीज पर, उन सब का कुछ असर ही नहीं हो रहा है। तभी ऋषि अरु की तरफ देख उससे कहता है, हमने सब कुछ तो ट्राई किया अरु, पर एक चीज़ नहीं की जो शायद बहुत से लोग यूज़ भी करते होंगे अगर उनके पास सही टाइम पर मेडिकल हेल्प अवेलेबल ना हो तो। ऋषि की बात सुनकर अरु थोड़ा कंफ्यूज होता है। तभी ऋषि उससे कहता है, अरु आई एम टॉकिंग अबाउट बॉडी हिट। मुझे तुम्हें समझाने की ज़रूरत नहीं है, यू कैन नो इट। ऋषि की बात सुनकर एक पल के लिए अरु पूरी तरह से ब्लैंक हो जाता है, पर जब ऋषि उसे धीरे से हिलाता है तब जाकर अरु अपनी दुनिया से बाहर आता है और ऋषि की तरफ देख उससे कहता है, नो आई कांट डू दिस ऋषि। बिना परी की परमिशन के मैं इसे उस तरीके से छूना नहीं चाहता और ना ही छू पाऊंगा। नहीं नहीं, ये मुझसे नहीं होगा, हम कुछ और सोचते हैं। इस पर ऋषि अरु से ऊंची आवाज़ में कहता है, क्या सोचेगा तू? हाँ, और कुछ सोचने के लिए तेरे पास वक्त बचा है क्या? तेरे इस सोचने के चक्कर में ना जान चली जाएगी इस बच्ची की। देख नहीं रहा कि किस तरह से कांप रही है ये। प्लीज़ समझने की कोशिश कर मेरे भाई, इस वक्त परी की जान बचाने के लिए तुझे ये करना ही होगा। तू यही सोच रहा है ना कि परी को बुरा लगेगा या फिर वो तुझसे नफरत करने लगेगी? तो ऐसा कुछ नहीं होगा क्योंकि उसे तुझ पे पूरा भरोसा है कि तू उसके साथ कुछ भी गलत नहीं करेगा। देख, ज़्यादा वक्त नहीं है हमारे पास, बच्ची की हालत बिगड़ रही है अरु, प्लीज़ अब तू ही है जो उसे बचा सकता है, प्लीज़। चैप्टर 59 अरु की मजबूरी के चलते अरु और रूह हुए पूरी तरह से एक। ऋषि की बात सुन अरु रूह की तरफ देखता है जो बहुत ज़्यादा कांप रही होती है। उसे इस तरह से देख अरु ऋषि से कहता है, हाँ तू ठीक बोल रहा है ऋषि, इस वक्त परी की जान बचाने से बढ़कर मेरे लिए कुछ भी नहीं है, फिर चाहे इसके लिए मुझे अपनी सारी हदें पार ही क्यों ना करनी पड़े, आई विल। अरु की बात सुनकर ऋषि अरु के कंधे पर हाथ रखते हुए उससे कहता है, ठीक है मैं सबके साथ नीचे ही हूँ, तू यहाँ संभाल, पर प्लीज़ एक बात का ध्यान रखना कि शी इज़ हैविंग पेन इन हर स्टमक, सो प्लीज़ बी जेंटल, डोंट गिव हर पेन। अरु ऋषि की तरफ देख उसे एक अश्योरिटी देते हुए उससे कहता है, मैं ध्यान रखूंगा। अरु की बात सुनकर ऋषि एक बार रूह के माथे पर किस करता है और रूम से बाहर चला जाता है। ऋषि के जाने के बाद अरु रूम का दरवाजा अंदर से लॉक करता है और रूह की तरफ आते हुए उसके पास बैठता है और उसका कांपता हुआ एक हाथ अपने हाथों में पकड़ते हुए उससे कहता है, मुझे आपकी मर्जी के बिना कभी आपको वैसी तरह से टच नहीं करना था बेबी, पर देखो आपकी एक जिद ने मुझे आपकी जान बचाने के लिए आपके साथ क्या करने पर मजबूर कर दिया। मैंने कभी अपने बुरे सपने में भी नहीं सोचा था कि ऐसी कोई सिचुएशन आएगी। आई एम सॉरी माई प्रिंसेस बट आई हैव टू डू दिस, सॉरी परी। इतना कहकर अरु बेड से उठता है और धीरे से एक एक करके अपने सारे कपड़े उतार देता है और फिर वो रूह के ऊपर से वो सारी कंबलें हटा देता है और रूह के भी कपड़े निकाल देता है। रूह की बॉडी पर अभी एक भी कपड़ा ना होने के कारण उसे पहले से ज़्यादा ठंड लगने लगती है जिसकी वजह से वो बेहोशी में भी कराहने लगती है। तभी अरु उसके बगल में लेटते हुए उससे कहता है, बस बस हो गया। इतना कहकर अरु रूह को अपने ऊपर ले लेता है और दोनों की बॉडी को उन कंबलों से अच्छी तरह से कवर कर लेता है। कंबल के अंदर रूह की बॉडी अरु की बॉडी से पूरी तरह से चिपकी हुई होती है और अरु ने भी रूह को पूरी तरह से अपने आप में समेट लिया होता है और लगातार अरु उसकी बैक रब कर रहा होता है। रूह की बैक को रब करते करते वो रूह के माथे पर किस करता है और अपने मन में सोचने लगता है, अब इससे कुछ इम्प्रूवमेंट हो जाए बेबी की कंडीशन में, वरना मुझे वो करना पड़ेगा जो मैं अभी नहीं करना चाहता। प्लीज़ बाबा जी कुछ इम्प्रूवमेंट दिखा दो ताकि मुझे वो सब करने की ज़रूरत ही ना पड़े। ऐसे ही अरु रूह को अपनी बॉडी से गर्मी देने की पूरी कोशिश करता है, पर शायद आज उसके लिए अच्छा दिन नहीं था। अरु 2 घंटों तक रूह को अपने ऊपर लिए लेटा रहता है, पर रूह की बॉडी पर ठंड ने कुछ इस तरह से कब्जा कर लिया है कि अरु की ये कोशिश भी नाकामयाब हो जाती है। 2-2.5 घंटे के बाद जब अरु रूह की बॉडी का टेम्परेचर चेक करता है तो उसे कुछ सुधार नहीं दिखता, जिसकी वजह से अरु काफ़ी परेशान हो जाता है और खुद से कहता है, परी की हालत तो वैसे की वैसे ही है। कुछ भी इम्प्रूवमेंट नहीं दिख रही है और दिखेगी भी कैसे, इतनी वीक और सेंसिटिव बॉडी है इसकी। मैंने लाख बार समझाया था कि ध्यान रखे, पर नहीं, अभी किसे भुगतना पड़ रहा है। मेरे पास अभी कोई भी दूसरा ऑप्शन नहीं है और आज पहली बार मुझे ऐसे लग रहा है कि मेरी इतनी मेडिकल की पढ़ाई वेस्ट हो गई जहां मैं अपने बच्चे की जान तक नहीं बचा पा रहा हूं। इसी के साथ अरु की आंखों से पानी आने लगता है और वो रोते हुए रूह की तरफ देख उससे कहता है, आपकी एक छोटी सी गलती देखो आपको कहाँ लेकर जा रही है बच्चे। अगर आपने मेरी बात मानी होती तो आप आज ठीक होते और मुझे वो नहीं करना पड़ता जो मैं अभी करने जा रहा हूँ।
इसके लिए मुझे माफ़ करना प्रिंसेस, पर मैं मजबूर हो और मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है क्योंकि मेरे लिए आप इम्पोर्टेंट हो। इतना कहकर अरु उसकी पोजीशन चेंज करता है, जिसकी वजह से अभी रो बेड पर होती है और अरु रो के ऊपर होता है। अरु रो के माथे पर एक डिप किस करता है और उसके माथे से अपना माथा जोड़ता है। फिर अरु रो के नीले पड़े हुई होंठों पर अपने होंठ रखकर उसे धीरे से किस करने लगता है और फिर बिना किसी देरी के एक झटके में ही अपने आप को रो की बॉडी में एंटर करता है, जिसकी वजह से रो की बॉडी में अचानक से एक झटका लगता है और उसके बंद आंखों से आंसू बहने लगते हैं। अरु कुछ वक्त के लिए वैसे ही रहता है और उसके आंसू साफ करते हुए उससे कहता है, आई नो आई टूक यूवर वर्जिनिटी विदाउट यूवर कंसर्न बच्चे। इस गलती के लिए मैं खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाऊंगा बेबी, और ना ही आपसे ये उम्मीद करूंगा कि आप मुझे माफ़ करें। सॉरी मेरी जान। ये बातें कहते वक्त अरु के आंसू बह रहे थे और फिर कुछ मिनट बाद अरु ने अपनी बॉडी को मूव करना स्टार्ट किया, जिसकी वजह से बेहोशी की हालत में भी रो की हल्की सी चीखें निकल रही थी, जो अरु के दिल के टुकड़े करने के लिए काफ़ी थी। भले ही अरु ये मजबूरी में रो की जान बचाने के लिए कर रहा था, पर इसमें उसे अपने आप से ही घिन आ रही थी। अरु कुछ देर तक रो के साथ बहुत जेंटल था, पर जब उसे ये महसूस हुआ कि यहाँ उसकी जेंटलनेस कुछ काम नहीं आएगी, तब ना चाहते हुए भी उसे अपनी स्पीड बढ़ानी पड़ी। अरु वो सब करते वक्त बुरी तरह से हाँफ रहा था और उसकी पूरी बॉडी पसीने से भीग चुकी थी। जब उसका ध्यान रो की तरफ पड़ा तो उसने देखा कि रो के माथे पर भी अभी काफ़ी पसीना आ चुका था। अरु ने रो की बॉडी को टच किया, जो अभी थोड़ा नॉर्मल टेम्परेचर पर थी, और ये देख फाइनली अरु की जान में जान आई। वो इतना ज़्यादा थक चुका था कि वो सीधा रो के ऊपर लेट गया और फिर अपनी पोजीशन को चेंज करके रो को अपने ऊपर लेकर सो गया। लगभग 3 घंटे बाद जब अरु की नींद खुली, तब उसने सबसे पहले रो को देखा, जो अभी उसके ऊपर सो रही थी और उसका टेम्परेचर अभी पूरी तरह से नॉर्मल था। ये देख अरु रो के माथे पर किस करता है और खुद से कहता है, थैंक गॉड शी इज़ कम्प्लीटली ओके नाउ, बट आई वॉच वेरी हार्ड ऑन हर एंड इट्स हर फर्स्ट टाइम, तो पेन बहुत होगा मेरे बच्चे को। आई नीड टू डू समथिंग। अरु बहुत धीरे से रो को बेड पर सुलाता है और फिर उसके ऊपर की सारी कंबलें उठाता और देखता है कि अभी रो की बॉडी पूरी तरह से पसीने से तर हो चुकी थी। तभी अरु का ध्यान बेडशीट पर पड़ता है, जहां पर अभी ब्लड स्टेन होता है। अरु झट से अपनी कमर पर एक टॉवल लपेटता है और बाथरूम में जाकर वहां से एक साफ टॉवल लाता है, जो गर्म पानी में भिगोया हुआ है। अरु बहुत धीरे से रो के उस पार्ट को साफ करता है और फिर बहुत धीरे से उसे वापस से कपड़े पहना देता है। अरु रो को थोड़ी देर के लिए सोफे पर सुलाता है और जल्दी से वो गंदी बेडशीट चेंज करके रो को वापस से बेड पर सुला देता है। अरु उस बेडशीट को लॉन्ड्री की बास्केट में डालता है और खुद फ्रेश होकर बाहर आता है और अपने कपड़े पहन लेता है। अरु रो को एक शॉट देता है, जिससे रो का इंटरनल पेन कम हो और फिर उसके पास बैठ जाता है। 1 घंटे बाद रो को होश आने लगता है, पर साथ साथ उसे थोड़ा दर्द भी होता है, जिसकी वजह से रो अपने पेट को पकड़ लेती है। अरु जब रो को ऐसे दर्द में देखता है, उसे अपने आप पर बहुत गुस्सा आने लगता है। पर अपने गुस्से को साइड में रखते हुए अरु रो का हाथ हटाता है और उसके लोअर स्टमक को रब करते हुए उससे पूछता है, बहुत पेन हो रहा होगा ना आपको पेट में बेबी। इस पर रो अरु की तरफ देखते हुए बहुत धीरे से अरु को बताती है, ज़्यादा नहीं, बट आई एम फीलिंग सो मच पेन बिटवीन माई लेग्स प्राइवेट पार्ट। रो की बात सुनकर अरु अपना सिर उसके आगे झुकाता है और कुछ सेकंड्स बाद अरु की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। रो को जब ये महसूस होता है, वो डर जाती है और बिना अपने दर्द की चिंता किए उठकर बेड पर बैठ जाती है। रो अरु का बड़ा सा चेहरा अपने छोटे छोटे हाथों में पकड़ती है और अरु की आंखों में देख उससे पूछती है, आप रो क्यों रहे हो? देखो मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप प्लीज़ रोइए मत ना। रो की बात सुनकर अरु रो पर धीरे से चिल्लाते हुए उससे कहता है, हाँ आप ठीक हो, बिल्कुल ठीक हो, पर क्या आपको इस बात का थोड़ा सा भी अंदाज़ा है कि आपको ठीक करने के लिए मुझे क्या करना पड़ा और आपको इसकी कौन सी कीमत चुकानी पड़ी है? पता है आपको नहीं ना। इतना कहकर अरु रोने लगता है और उसे ऐसे बच्चों की तरह रोता हुआ देख रो शॉक्ड हो जाती है। तभी अरु रो से रोते हुए कहता है, आपको पता है क्या कुछ नहीं किया है मैंने और ऋषि ने आपकी जान बचाने के लिए। आपको थोड़ा सा भी अंदाज़ा है कि मैं कितना तड़पा हूँ, सब कितना रोए हैं नहीं। आपकी जान बचाने के लिए मुझे वो करना पड़ा जिसके लिए मैं अभी रेडी नहीं था, क्योंकि आप रेडी नहीं थे। पर मैंने वो स्टेप उठाया क्योंकि उसके अलावा मेरे पास कोई दूसरा रास्ता ही नहीं था। तभी रो अरु की तरफ देख उससे पूछती है, कब क्या किया है आपने मेरे साथ अरु, और मेरे पार्ट्स में इतना दर्द क्यों हो रहा है? रो का सवाल सुनकर अरु अपनी आंखें बंद करता है और फिर उसकी तरफ देख उससे कहता है, आपको बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है क्योंकि कोष्टक। अरु रो को बिना एक छोटी सी बात भी छुपाए सब कुछ सच सच बता देता है। सब बताने के बाद अरु रो का हाथ पकड़ते हुए उससे कहता है, मेरा कोई गलत इरादा नहीं था बच्चे। आप ठंड की वजह से बहुत कांप रहे थे और हमारी कोई भी ट्रीटमेंट आपके ऊपर काम नहीं कर रही थी। अगर मैं वो स्टेप नहीं उठाता तो आपकी जान जा सकती थी बेटा। मुझे पता है मैंने बिना आपकी परमिशन से आपके साथ वो सब कुछ किया है जो मुझे नहीं करना चाहिए था, और एक लड़की के लिए उसकी वर्जिनिटी ही सब कुछ होती है और मैंने वही आपसे छीन ली। मैं आपका गुनहगार हूँ और इसके लिए आप मुझे जो भी पनिशमेंट दोगे वो मुझे मंजूर है।
अरु की बात को सुनकर एक पल के लिए तो रूह की दुनिया ही रुक जाती है, पर तभी उसे राघव की बात याद आती है जिसने एक बार रूह से कहा था कि अगर आगे चलकर अरु ऐसा वैसा कुछ भी करेगा तो वो सिर्फ और सिर्फ रूह की भलाई के लिए, उसे बचाने के लिए ही। अभी भी अरु ने सिर्फ रूह की जान बचाने के लिए ही ये कदम उठाया था और रूह को खुद को भी ये बात बहुत अच्छे से पता थी कि अरु उसके लिए क्या कर सकता है और किस हद तक जा सकता है। अरु की पूरी दुनिया ही रूह है, तो ऐसे में अरु खुद ऐसा कोई कदम नहीं उठाएगा जिससे रूह को तकलीफ हो। रूह अरु की तरफ देखती है जिसकी आंखों से आंसू रुकने के नाम ही नहीं ले रहे होते हैं। तभी रूह धीरे से उठकर अरु की गोद में बैठती है और रूह को ऐसे उठते हुए देख अरु घबरा जाता है। जब रूह अरु की गोद में बैठती है तब अरु रूह को उसकी कमर से बहुत धीरे से पकड़ता है और उसके लोअर स्टमक को रब करते हुए उससे कहता है, पेट में दर्द हो रहा है ना आपके, तो ऐसे उठ क्यों रहे हो आप? इससे तो और तकलीफ होगी ना बच्चे। अरु की बात सुनकर रूह के चेहरे पर एक छोटी सी स्माइल आती है और वो अरु के आंसू साफ करते हुए उससे कहती है, आप कभी भी मेरी फिक्र करना नहीं छोड़ेंगे ना? देखो आप अपने गिल्ट की वजह से कैसे रो रहे हो, फिर भी आपको यही चिंता है कि मेरे पेटू में दर्द हो रहा है। आप क्यों गिल्टी फील कर रहे हो जबकि इसमें आपकी कोई भी गलती नहीं है अरु? याद है मैंने आपसे कहा था ना कि मुझे आपके ऊपर खुद से भी ज़्यादा यकीन है और मैं जानती हूँ कि आपने ये मेरे लिए ही किया होगा, तो मुझे इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। मैं आपसे नफरत तो कर ही नहीं सकती। जैसे मैं आपकी जान हूं ना वैसे ही आप मेरी दुनिया हो, और हाँ अगर आपकी जगह पर कोई और होता तो। इससे पहले कि रूह अपनी बात पूरी करे अरु उसके होंठों पर एक किस करते हुए उसे चुप करता है और फिर उसकी आंखों में देख अरु रूह से कहता है, किसी की भी इतनी हिम्मत नहीं होगी और ना ही मैं ये होने दूंगा। अब मेरी मोहर आप पर लग गई है। आपकी बॉडी, आपकी सोल पर अब सिर्फ और सिर्फ मेरा हक है और मुझसे मेरा हक कोई नहीं छीन सकता। अरु रूह का चेहरा अपने हाथ में पकड़ते हुए उससे कहता है, आप मुझ पे ट्रस्ट करो कि मैं कभी आपको धोखा नहीं दूंगा बच्चे। ये एक बहुत बड़ा कदम है जो मैंने उठाया है और इसके बाद मैं बिल्कुल भी पीछे मुड़कर नहीं देखूंगा। अब से आप मेरे हो, पूरी तरह से मेरे। आपका ये जिस्म, आपकी ये रूह मेरी है। इतना कहकर अरु रूह के गले पर किस करता है और फिर उसके माथे पर एक डिप और लॉन्ग किस करता है। तभी रूह भी अरु के धड़कते हुए सीने पर किस करते हुए उससे कहती है, मुझे पता है अरु, और मेरा यकीन करिए कि मैं आपके अलावा अपने बॉडी को उस तरह से छूने का हक किसी को भी नहीं दूंगी। EPESODE60 अरु ने हड़बड़ी में प्रोटेक्शन यूज नहीं किया था। अरु रूह की तरफ देख उससे कहता है, आपको पता है घर में सब कितने वरीड है आपके लिए। सबकी सांसें अटकी पड़ी है बेबी। आपने कल जो भी किया वो बहुत गलत था और मैंने पिछली बार ही आपसे कहा था ना कि आपको तकलीफ हो, ऐसा कोई भी काम नहीं करना है, तो फिर आपने कल वो सब क्यों किया जबकि आपको ये बात पता थी कि कल की रात आपके लिए सबसे ज़्यादा डरावनी होने वाली थी। अरु की बात सुनकर रूह कुछ पल के लिए नीचे देखती है और फिर उसकी तरफ देख उससे कहती है, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि मेरी वजह से घर में किसी को तकलीफ हो। कल दिन भर सब मेरे लिए हॉस्पिटल में रुके हुए थे। वो लोग ना ही अपना काम कर पाए और ना ही उन्हें थोड़ा सा आराम मिला, तो मैं नहीं चाहती थी कि रात को फिर से उनकी नींद खराब हो। अरु कल क्लासरूम में जो भी हुआ ना, उसके बाद मुझे वो सब कुछ फिर से याद आने लगा जिसे भुलाने में मैंने अपने 9 साल बिता दिए। रूह की बात सुनकर अरु को एक शौक लगता है। तभी रूह उससे कहती है, मुझे पता था कि कल जो कुछ भी हुआ है वो मुझे रात में चैन से सोने नहीं देगा। जब मम्मा और भाभी ने मुझे सुलाया तब मैं सो गई थी, पर पता नहीं थोड़ी देर के बाद मुझे वो सब कुछ फिर से याद आने लगा। अरु कल फिर से एक बार मेरी आंखों के आगे वो हादसा ऐसे चल रहा था जैसे पर्दे पर कोई मूवी। ऊपर से मेरा सिर चकरा रहा था और जब मैं अपना मुंह धोने के लिए बाथरूम में गई तब मुझे खुद नहीं पता कि मैं शॉवर कैबिनेट में कैसे गई और शॉवर कैसे ऑन हुआ। मुझे नहीं पता। इतना कहकर रूह रोने लगती है और उसे रोता देख अरु उसे अपने गले से लगा लेता है और उससे कहता है, इट्स नॉट यूर फॉल्ट बेटा। कल आपकी हालत इतनी ज़्यादा खराब थी कि आपको कुछ पता ही नहीं चला। बट अच्छी बात तो ये है कि आपके सिर में या फिर कहीं चोट नहीं लगी, वरना आपको बचाना और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाता। आपको वैसे पड़ा हुआ देख के तो मेरे दिमाग ने काम करना ही बंद कर दिया था। हाथ पैर कांप रहे थे मेरे, वो तो अच्छा हुआ ऋषि ने संभाल लिया, वरना मैं क्या करता ये मुझे खुद भी नहीं पता। जब सब तरीके आजमा कर भी आप पर उसका कुछ असर नहीं हो रहा था तो उस एक पल के लिए मुझे ऐसे लगा कि मैं आपको खो दूंगा, पर तब आपके भैया ने अपना दिमाग लगाया और देखो मेरा बेबी बिल्कुल ठीक है। इस पर रूह अपनी एक शैतानी स्माइल के साथ अरु से कहती है, अरे तो आपको क्या लगा कि मेरे से आपका पीछा इतने जल्दी छूट जाएगा? नहीं, मैं आप सबको ऐसे ही छोड़ के नहीं जाऊंगी। अभी तो मुझे बहुत सारी शैतानियां करनी है और बहुत बहुत एंजॉय भी तो करना है ना आपके साथ। तो आप ही बताओ मैं भला इतने आसानी से आप सबका पीछा क्यों छोड़ूं? नहीं। रूह की बात सुनकर अरु को हंसी आती है और वो रूह से कहता है, हाँ तो हम भी आपको खुद से दूर नहीं जाने देंगे, और अभी तो हम दोनों सही मायने में एक हुए हैं, तो अब मैं आपको अपने आप से दूर नहीं करूँगा। वो सब छोड़ो, आपको सबसे मिलना नहीं है। उन लोगों की बुरी हालत हो चुकी है बेटा, सबसे ज़्यादा आपकी मम्मा की। रूह झट से अरु से कहती है, नहीं मुझे मिलना है। अरु आप मुझे ऐसे ही गोदी में उठाकर ले चलो ना, मुझे पेन हो रहा है।
रो की पेन वाली बात सुनकर अरु उससे पूछता है, ज़्यादा दर्द हो रहा है? सॉरी बेटा, आई वॉज हार्ड बट आप परेशान मत होइए, ये पेन भी जल्दी से शू हो जाएगा और मैं ना आगे से ध्यान रखूंगा। अरु की बात सुनकर रूह उसकी तरफ देखती है। रो के मुंह पर पाउट बना होता है जिसे अरु किस कर लेता है और फिर रूह को अपनी बाहों में उठाकर उसे नीचे हॉल की तरफ लेकर जाता है जहां सब लोग मौजूद होते हैं। जब सब रूह को देखते हैं वो लाखों सवाल करने लगते हैं और ऐसे ही कुछ 10-15 मिनट निकल जाते हैं। तभी अरु उन सब की तरफ देखता है जो अभी आपस में बातें कर रहे होते हैं। तभी अरु अपनी और रूह की फैमिली की तरफ देख उनसे कहता है, ओम, मुझे दादू दादी, मॉम डैड और अंकल आंटी राघव साक्षी से कुछ जरूरी बात करनी है अकेले में। इतना कहकर अरु रूह की तरफ सीधा उसकी आंखों में देखता है जैसे अरु रूह से किसी चीज़ के लिए परमिशन मांग रहा हो। रूह अरु की बात को समझती है और अपनी पलकें झपकाते हुए अरु को इजाज़त दे देती है। तभी अरु उनकी तरफ देख उनसे कहता है, प्लीज़ मेरे साथ आइए। इतना कहकर अरु एक रूम की तरफ बढ़ता है और वो लोग भी दादू दादी, रोहन, आरती, राघव, साक्षी अरु के पीछे पीछे उस रूम के अंदर चले जाते हैं और अरु उन सबके आने के बाद अंदर से दरवाज़ा बंद कर देता है। तभी रोहन अरु की तरफ देख उससे पूछता है, अरु क्या बात है बेबी? कुछ बहुत बड़ी बात है। तभी साक्षी डरते हुए अरु से पूछती है, अरु ये प्रिंसेस से रिलेटेड है? मेरी बच्ची को कुछ हुआ नहीं है ना? इस पर अरु साक्षी और रोहन की तरफ देख उनसे कहता है, हाँ ये एक सच में बहुत बड़ी बात है पर यह सिर्फ बेबी से रिलेटेड नहीं है, ये मुझसे भी जुड़ी हुई है। प्लीज़ अभी मैं आप सबको जो भी बताने जा रहा हूँ वो आप सब शांत दिमाग से सुनिए और समझिए। वो तभी अरु उन लोगों को सब बता देता है कि कैसे रो को बचाने के लिए अरु ने वो फैसला किया जिसके बाद अरु और रो एक हो गए हमेशा के लिए। अपनी बात पूरी करने के बाद अरु अपना सिर नीचे की तरफ झुकाते हुए उनसे कहता है, मुझे इतनी जल्दी ये सब नहीं करना था पर हालत ही कुछ ऐसे थे जिसमें मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर पाया। मुझे ये बहुत अच्छी तरह से पता है कि परी अभी छोटी है इन सब चीज़ों के लिए, पर अभी जो हो गया उसे हम में से कोई नहीं बदल सकता। तभी अरु राघव और साक्षी की तरफ देख उनका एक एक हाथ अपने दोनों हाथों में पकड़ते हुए उनसे कहता है, अंकल आंटी आई कनो कि आपके दिल में अभी बहुत डर और दिमाग में बहुत सारे सवाल चल रहे होंगे। आप पेरेंट्स हो प्रिंसेस के, तो अपनी बच्ची की भलाई, उसके फ्यूचर के बारे में सोचना आपका पूरा हक है। मेरे ऊपर भरोसा रखो, मैं कभी उसे अकेला नहीं छोड़ूंगा, बट प्लीज़ उसे मुझसे अलग मत करना। तभी अरु की आंख से एक आंसू बाहर आता है और ये देख राघव वो आंसू पोंछते हुए अरु से कहता है, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है मेरे शेर, वो भी सिर्फ आज के लिए ही नहीं पर तब से जब से परी तुम्हारी लाइफ में आई है। अगर मैंने तुम पे भरोसा नहीं किया होता ना तो मैं कभी तुम्हें अपनी बच्ची के साथ अकेला नहीं छोड़ता, उसके पास नहीं जाने देता। मुझे पता है कि तुम परी से कितना प्यार करते हो और उसके चलते तुम कभी मेरी गुड़िया को अकेला नहीं छोड़ोगे और ऐसी हरकत तो कभी नहीं करोगे जिससे उसे तकलीफ पहुंचे। इतना कहकर राघव अरु को गले से लगा लेता है और फिर उसके माथे पर एक किस करता है। तभी दादू पीछे से आकर अरु की पीठ को थपथपाते हुए उससे कहते हैं, आज तूने सच में मेरे पोते होने का फर्ज निभाया है बेटा। मैं हमेशा की तरह तुझसे बस यही कहना चाहता हूँ कि चाहे कुछ भी हो पर लाइफ में कभी भी तंग आकर अपनी जिम्मेदारियों से पीछा नहीं छुड़ाना। कभी अगर तुझसे कोई गलती हो जाए तो उसे छिपाने के बदले बिना किसी हिचकिच के कबूल करना। अगर तेरी गलती सच में माफ़ी के लायक रही तो तुझे उसके लिए माफ़ी जरूर मिलेगी। पुत्र तू ना एक आम इंसान है, हाँ ये बात अलग है कि लोगों की नज़रों में तेरी जगह कहीं और है, पर तू खुद एक मामूली सा इंसान है, तो ये बात कभी नहीं भूलना और खुद को दुनिया की नज़रों में ऊंचा उठाने के लिए गलत का साथ नहीं देना। अगर दुनिया में सबसे बड़ा कोई है तो वो रब भगवान है, और याद रहे कि उसके आगे हमेशा तेरा सिर घमंड से ऊंचा नहीं बल्कि आदर से झुका हुआ होना चाहिए। अभी रही बात परी और तेरी, तो बेटा मुझे इस बात की खुशी है कि जो भी हुआ है वो तूने हमें सब सच सच बताया। अगर तेरी जगह पर कोई दूसरा होता तो वो शायद डर की वजह से ये सब छुपा के रखता, पर तूने ऐसा कुछ नहीं किया। बस ऐसे ही हमेशा सच का साथ देना पुत्र, बाकी बाबाजी तो है ना तेरे साथ। इतना कहकर दादू भी अरु के माथे पर किस करते हैं और दादी के अरु को गले लगाने के बाद दादी के साथ वहां से चले जाते हैं। दादी के जाने के बाद रोहन अपने बेटे को गले लगाते हुए उससे कहता है, आई एम सो प्राउड ऑफ यू माई चैम्प। आज तुमने ये साबित कर दिया कि हमारी दी हुई अपब्रिंगिंग यूं ही खाली नहीं जाएगी। यू कैन नो हाउ टू गिव रिस्पेक्ट टू लेडीज। मेरे सभी बेटे बहुत ज़्यादा सेंसिबल और समझदार है, फिर वो चाहे मल्होत्रा बाइज हो, पार्थ हो या फिर ऋषि और डेविल्स बाइज हो। रोहन की बात सुनकर राघव उसका साथ देते हुए कहता है, ये बात तूने बिल्कुल सही कही है रोहन, हमारे सभी बच्चों पर हमें गर्व है। रोहन और राघव की बात सुनकर अरु के चेहरे पर एक मुस्कान आती है और फिर राघव और रोहन भी अपनी वाइफ्स के साथ रूम से बाहर चले जाते हैं। अब सिर्फ अरु ही उस रूम में होता है। तभी ऋषि वहां आता है और उससे कहता है, आई एम ग्लाड कि तूने मेरी बात मान ली और प्रिंसेस की जान बचा ली। थैंक यू यार। वैसे तो जब तूने दादू दादी और अंकल आंटी को वो इशारा किया था तभी मैं समझ गया कि बात क्या हो सकती है। इट्स ओके, शी इज़ यूवर, और आज नहीं तो कल ये सब होना ही था। सो
पर तूने ध्यान रखा ना और परी को मेडिसिन दी। ऋषि की बात सुनकर अरु किसी बेवकूफ़ इंसान की तरह ऋषि से पूछता है, मेडिसिन क्यों? ओह यू मीन पेन किलर? चिंता मत कर, मैंने बेबी को पेन कम करने के लिए शॉट लगा दिया था। अरु की बात सुनकर ऋषि अपना सिर पकड़ते हुए कहता है, बाबा जी क्या करूं मैं इस गधे का? अरु ऋषि की तरफ कंफ्यूज होकर देखता है और तभी ऋषि धीरे से अरु के सिर पर मारते हुए उससे कहता है, अरे बुद्धू लड़के, मैं पिल्स की बात कर रहा हूँ। सी इन हेल्पलेस सिचुएशन यू बोथ गोट इंटिमेट। अब मजबूरी में ही सही, बट वो सब कुछ तो हुआ नायन, तभी तूने प्रोटेक्शन भी यूज़ नहीं किया होगा, तो वी नीड तो मेक हर ईट पिल्स, वरना प्रॉब्लम हो जानी है यार। सिर्फ 17 की है बेबी, अगर ऐसे में कुछ प्रेग्नेंट हो गया ना तो उसके लिए कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाएगी, तू समझ रहा है ना? ऋषि की बात सुनकर अरु को होश आता है और वो अपने चेहरे को अपने दोनों हाथों से रब करते हुए ऋषि से कहता है, यू आर राइट ऋषि, इन सब गड़बड़ी में तो मेरे दिमाग से ये बात पूरी तरह से निकल ही गई थी, थैंक्स फॉर रिमाइंडिंग मी। मैं इतनी जल्दी प्रिंसेस को प्रेग नो, अभी वो खुद एक बच्ची है और इतनी ज़्यादा वीकनेस है उसे कि शी वॉन्ट बी एबल टू हैंडल। पर यार अभी मेरे पास पिल्स तो नहीं है। तभी ऋषि कुछ सोचते हुए अरु से कहता है, अरुनीति भाभी के पास होगी। तू भाई को पूछ, भाभी से डायरेक्टली बोलेगा तो शायद उन्हें ऑकवर्ड फील होगा। अरु भी ऋषि की बात को समझते हुए उससे कहता है, हाँ चल बाहर चलते हैं। इतना कहकर दोनों रूम से बाहर आते हैं और देखते हैं कि रो डेविल्स और मीरा के साथ मस्ती करने में बिजी होती है। रो अभी वेद की गोद में बैठकर उसके बालों में न्यू हेयर स्टाइल बना रही होती है और बाकी के डेविल्स और मीरा उनकी वीडियो शूटिंग कर रहे होते हैं। तभी अरु पार्थ की तरफ आता है जो वीर के साथ कुछ बातें कर रहा होता है। अरु पार्थ का ध्यान अपनी तरफ खींचते हुए उससे कहता है, भाई वो मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। अरु की बात सुनकर पार्थ अरु से कहता है, हाँ बोलो ना अरु। अरु वीर की तरफ देखता है जो अभी अरु की तरफ ही देख रहा होता है। तभी पार्थ फिर से अरु से कहता है, अरे भाई से क्यों शर्मा रहे हो यार, तुम्हारे ही बड़े भाई हैं ना वो, तो चलो बताओ। अरु इधर उधर देख अपनी गर्दन को रब करने लगता है और उसे ऐसे नर्वस देख वीर और पार्थ की हंसी निकल आती है और तभी पार्थ अरु का एक हाथ पकड़ते हुए उसे अपने पास बिठाता है और उससे कहता है, अरु डरो मत बच्चे, मुझे भाई वीर और माही को अंकल और डैड ने सब बताया है और ट्रस्ट अस, इससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर कभी मेरी बच्ची का दिल मत तोड़ना यार, वरना टूट जाएगी मेरी बेबी। बस इतना ध्यान रखना, बाकी तुम समझदार हो। अभी बिना किसी डर या नर्वसनेस के बोलो कि क्या हुआ। बी अ मैन यार, और ऊपर से गायनेकोलॉजिस्ट हो तुम, तो खुल के बोलो क्या बोलना है। अपने पेशेंट से भी ऐसे ही नर्वस होते हुए उन्हें ट्रीट करते हो क्या नहीं ना? अरु अपना सिर हिलाता है और तभी पार्थ हंसते हुए अरु से कहता है, तो बोलो क्या हुआ, कुछ चाहिए था? पार्थ की बात सुनकर अरु एक लंबी सांस लेता है और फिर पार्थ की तरफ देख उससे कहता है, भाई वो मुझे पिल्स चाहिए थी, मैंने हड़बड़ी में प्रोटेक्शन यूज़ नहीं किया, तो आई थिंक भाभी के पास होगी ना पिल्स। अरु की बात सुनकर पार्थ अपनी जगह से उठता है और अरु से कहता है, हाँ रुको मैं अभी नीति से कहता हूँ, वो दे देगी परी को। इतना कहकर पार्थ वहां से चला जाता है और वीर अरु के पास आकर बैठता है।